गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे सब लोग फटाफट से बताएं, द वॉइस एंड पिक्चर्स परफेक्ट गाइस, सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर सेशन। व्हाट इज द स्टेटस अबाउट वॉइस एंड पिक्चर? वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वॉइस एंड पिक्चर के बारे में बताएंगे। इज एवरीथिंग परफेक्ट? इज इट परफेक्ट? ओके, तो चलिए गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हमारा कंट्रोल सिस्टम का पहला क्लास, सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम। डील कर रहा हूं मैं अजय सिंह नरूका आप लोगों के साथ ट्रस्ट प्लस ग्रेड एप्लीकेशन पर। सो कंट्रोल सिस्टम अगर बात किया जाए तो किसी भी एई या जेई एग्जाम में अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम लोग वेटेज देखें तो आज से 10 साल पहले की बात करूं तो ऑफकोर्स कंट्रोल सिस्टम का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं हुआ करता था एई जेई के एग्जाम्स में। इसका मेन वेटेज होता था किसमें? गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में। बट आज के टाइम पर जहां पर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रचलन काफी कम हो चुका है और एई जेई का प्रचलन अपने पीक पर चल रहा है, इस टाइम पर एई जेई के जो एग्जाम होते हैं, इतने एग्जाम होते हैं, उनमें कंट्रोल सिस्टम का वेटेज अच्छा खासा देखा जा सकता है। इकलौता एग्जाम है एसएससी जेई जिसमें आपको कंट्रोल सिस्टम देखने को नहीं मिलता। कौन सा? एसएससी जेई, जिसमें आपको कंट्रोल सिस्टम देखने को नहीं मिलता। बट एसएससी जेई के अलावा जितने भी एई और जेई के एग्जाम में सब में आपको कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा। कम से कम 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करता है। सो दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कभी कभी किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें आपको कंट्रोल सिस्टम अच्छे खासे अमाउंट में देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बात करूं, इसरो का एग्जाम होता है। इसरो में आप लोग जब अपना साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए या पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, या जहां पर भी साइंटिफिक बातें चल रही हो, यानी जैसे एनपीसीआईएल में यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट निकलती है, इन सब जगह पर आपको कंट्रोल कम से कम 10 नंबर का देखने को मिलता है, यानी 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। नंबर तो नहीं कहेंगे, नंबर तो फिर अकॉर्डिंगली जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम में, जैसे इसरो में एक क्वेश्चन ही 3 नंबर का होता है ना। हाँ, जितने भी मेट्रो एग्जाम है, ऑफकोर्स जितने भी मेट्रो एग्जाम है, चाहे दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, मुंबई मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, व्हाटएवर मेट्रो के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें भी कंट्रोल बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जहां पर काम है आप लोगों के पास, वहां पे कंट्रोल सिस्टम आपको 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स इट इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी जेई के अलावा आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, देन द कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, है ना। हाँ, सो यूपीपीसीएल, बिल्कुल यूपीपीसीएल में बहुत क्वेश्चन पूछता है निशा, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, यूपीपीसीएल में पावर सिस्टम के बाद सेकंड प्रायोरिटी पर कंट्रोल सिस्टम ही आता है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा भारी भरकम सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम, जो टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। क्या है वो 7 चैप्टर्स, क्या सीक्वेंस है, क्यों है, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट। बट पहले सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। तो आज के हमारे लेक्चर का हेडिंग भी यही है गाइस, क्या? बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स क्या है, यानी क्या होता है कंट्रोल सिस्टम, पहले आज हम लोग उस पर बात करेंगे। बड़ा ध्यान से देखना, पूरा सब्जेक्ट दिलचस्प है। दिलचस्प इसको बनाती है इसकी मैथमेटिक्स। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है ना, कंट्रोल सिस्टम बहुत शानदार हो जाएगा। और जिसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है ना, उसकी मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी और कंट्रोल का तो कहना ही क्या है ना। सारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पे टिका हुआ है। वही मैथमेटिक्स जिसको हम लोगों ने 10th के बाद चूज किया और अपना भविष्य बनाने के लिए तय किया कि मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रहा हूं ताकि मुझे डिग्री या डिप्लोमा जो भी करना है वो मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का हमारा वो जो हमने डिसीजन लिया था, वो आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आपको याद हो तो हमने बाकी सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो पावर सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी भी स्टार्टिंग 2-3 दिन में अच्छी मैथ्स बताई जाती है, जो पूरे पावर सिस्टम में यूज आती है। कंट्रोल सिस्टम में स्टार्टिंग की 1-2 दिन में ही मैथ नहीं आएगी, इसके हर पर्टिकुलर दिन आप लोगों को मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज आप लोगों को गेन करने को मिलेगा। तो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, यानी अच्छा इन द सेंस मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा होना इज नॉट मैथमेटिक्स अच्छा होना है। मैथमेटिक्स अच्छा होने का मतलब है जिसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में अच्छा है, जिसको इंटरेस्ट आता है सॉल्यूशन में या डेरिवेशन में, या कहें तो सबसे मेन आप लोगों को सॉल्व करने में जिसको मजा आता है, उसको ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगेगा।
और जिसकी रटने की आदत है उसको शायद थोड़ा परेशान कर सकता है ना। हाँ, रटने की आदत वाले में भी ये है कि फॉर्मूलाज तो रटनी ही है फाइनली, बट मेन आप लोगों को सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। चलो बिना किसी ज्यादा दूसरे डिस्कशन के, वो तो सब्जेक्ट में आप देखेंगे इसे, लेट्स गो फॉर द कंट्रोल सिस्टम। यहां आइए, सपोज ये हमारा गाइस एक फिजिकल सिस्टम है, ध्यान से समझिएगा। दिस इज अवर अ फिजिकल सिस्टम इज देयर। फिजिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है सर? फिजिकल सिस्टम का मतलब कुछ भी, व्हाटएवर दैट इज इन अवेलेबल इन फिजिक्स, जिसे आप फील कर सको, दैट्स ओके। जैसे रूम में एसी लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग उसका, है ना। हाँ, ह्यूमन बॉडी इज अ कंट्रोल सिस्टम, वॉशिंग मशीन कंट्रोल सिस्टम, फ्रिज कंट्रोल सिस्टम, एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, सीलिंग फैन कंट्रोल सिस्टम, ट्यूबलाइट कंट्रोल सिस्टम, जो देखो वही कंट्रोल सिस्टम, बोर्ड कंट्रोल सिस्टम, कैमरा कंट्रोल सिस्टम, एवरीथिंग इज कंट्रोल सिस्टम। सबसे बेहतर एग्जांपल है, मैं मान के चलता हूं कंट्रोल सिस्टम का, वी ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम इज देयर, है ना, ह्यूमन बींग्स। अब इस पर मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। पहले समझे फिजिकल सिस्टम तो समझिए, जो भी आपको आसपास दिख रहा है दैट आर ऑल आर फिजिकल सिस्टम। तो मैं एक फिजिकल सिस्टम यहाँ पे समझाने के लिए सीलिंग फैन को फिजिकल सिस्टम कह रहा हूँ। जो आपके घर में, सबके घरों में फैन लगा हुआ है, उस फैन से ही हम लोग मेनली कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे। सबसे इजी वे है, आपका फैन है, फैन को पहले आप फैन को पहले आप एक स्विच ऑन करते थे और इनपुट जाता था, फैन चालू हो जाता था, बट उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। फिर आपने क्या लगाया? एक रेगुलेटर लगाया। क्या लगाया आप लोगों ने? एक रेगुलेटर। रेगुलेटर ने क्या हेल्प कर दिया? आपकी स्पीड को कम ज्यादा करने का फंक्शन भी दे दिया। यानी अब इनपुट डायरेक्ट फैन को नहीं जाता है, यानी फैन में लगी हुई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को नहीं जाता है, इनपुट पहले जाता है रेगुलेटर पे। फिर रेगुलेटर किस पे आपने सेट किया हुआ है? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, अकॉर्डिंगली जिस पे सेट किया हुआ उस हिसाब से आपको रेगुलेटर एज ए इनपुट किसको देगा? आप लोगों के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। फिर उस हिसाब से फैन रोटेट करेगा। तो गैस ध्यान रखना, वैसे क्या मुझे इस सीलिंग फैन को या इस फिजिकल सिस्टम को डायरेक्ट इनपुट देना चाहिए क्या? नहीं गैस, डायरेक्ट इनपुट नहीं देते। हम लोग जनरली कंट्रोल सिस्टम में यही पढ़ते हैं कि जहां पर आप अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सको। बताओ, फैन आपको स्पीड दे रहा है, ऑफकोर्स रोटेट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। तो अगर आपको फैन का आउटपुट कंट्रोल करना है तो आप लोग रेगुलेटर लगाते हो। रेगुलेटर ही गैस आपका यहाँ पर कंट्रोलर है। रेगुलेटर ही आपका क्या है? कंट्रोलर है ना। 1 मिनट, रेगुलेटर ही आप लोगों का यहाँ पर कंट्रोलर है। तो पहली बात तो ये, गैस किसी भी फिजिकल सिस्टम को आप चलाने के लिए सबसे पहले इनपुट कहां से देते हैं? So guys, this is from the controller. Here it is. Controller is there. Controller is there. अब अगर आप लोग अपना इनपुट दे रहे हैं तो ध्यान रखना गाइस, कंट्रोलर को नहीं देते हैं, मतलब फिजिकल सिस्टम को डायरेक्ट नहीं देते हैं, आप कंट्रोलर को देते हैं। तो सीलिंग फैन है गाइस, सीलिंग फैन की स्पीड कंट्रोल करनी है तो रेगुलेटर लगा हुआ है, तो ध्यान रखना इनपुट सबसे पहले रेगुलेटर के पास जाता है, जिसे हम लोग कंट्रोलर कहते हैं। अब बात करते हैं इसे इनपुट क्या देंगे हम लोग। तो ध्यान से गाइस, इस पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को या कंट्रोलर को हम जो इनपुट देते हैं, इसका खासा नाम है, अच्छा खासा नाम है, इसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसे ध्यान रखना, हम लोग इस कमांड इनपुट कहते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, आप लोगों को याद रहे, इसे हम लोग कमांड इनपुट कहते हैं। तो हम लोग जैसे हमारे सीलिंग फैन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वो हमारा कौन सा इनपुट है? कमांड इनपुट। ध्यान रखना कि इस कमांड के अलावा आप लोग इसे एक और नाम देते हैं, वो है रेफरेंस इनपुट। तो इनके नाम याद रहेंगे। इस एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई कौन सा इनपुट दिया जाता है, तो रेफरेंस या कमांड इनपुट दिया जाता है हमारे किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को। इनपुट के तौर पर कमांड इनपुट या रेफरेंस इनपुट दिया जाता है, ये नाम याद रहना चाहिए। दैट्स ओके, दैट्स ओके। अब गाइस, इस इनपुट के हिसाब से हमारे पास यहाँ फिजिकल सिस्टम से एक आउटपुट आएगा। आउटपुट को क्या कहते हैं? ध्यान रखना गाइस, आउटपुट के भी दो नाम हैं। आउटपुट को या तो आप कहेंगे कंट्रोलर से आ रहा है इसलिए कंट्रोल्ड आउटपुट कहेंगे। जिस सिस्टम में सिस्टम के साथ कंट्रोलर लगाया हुआ है वो हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट होगा।
या फिर इसे ही हम लोग कंट्रोल्ड की जगह गाइस हम लोग हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी कहते हैं ना। तो ये कमांड इनपुट, ये डिजायर्ड आउटपुट, या वो रेफरेंस इनपुट और ये कंट्रोल्ड आउटपुट, हियर इट इज। जो भी आप लोग नाम दें, मैंने इनपुट और आउटपुट में दो दो नाम लिखवाए हैं, है ना। या तो कंट्रोल्ड कह दें या डिजायर्ड आउटपुट इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। थोड़ा सा आगे चलेंगे। सपोज आपका एक सीलिंग फैन है, इस पे एक मोटर लगी हुई है गाइस। वैसे मोटर का कंसेप्ट ये होता है कि हम उसको इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, यानी कि आरपीएम पे रोटेट करेगा किसी न किसी आरपीएम पे। मैं यहाँ पर आपके इनपुट और आउटपुट को मैं कंपैरिजन कर सकूं, इसके लिए मैं इनपुट को भी सपोज हमारे मैकेनिकल इनपुट के तौर पर ही ले रहा हूं, यानी इलेक्ट्रिकल को हमने मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लिया। सपोज ये हमारा सीलिंग फैन है गाइस, मैंने इसको इनपुट दिया कि भैया तेरे को 10 आरपीएम पे रोटेट होना है, तो मैंने इसको इनपुट दिया कितने आरपीएम पे रोटेट होने के लिए, 10 आरपीएम पे। बट मुझे एक बात बताएंगे गाइस, क्या आपका आउटपुट 10 आरपीएम पे मिल पाएगा क्या? यानी आपने जितने आरपीएम के अकॉर्डिंग इसको इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया था, इस फैन को जितना इनपुट दिया था, भाई तुझे 10 आरपीएम रोटेट होना, उसके हिसाब से इनपुट दिया था, क्या आउटपुट पे 10 आरपीएम पर एग्जैक्टली रोटेट हो पाएगा क्या? नहीं गाइस, अगर 10 आरपीएम पे रोटेट करिए तो फिर इस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है? 100%, जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो आइडियल कंडीशन में पॉसिबल है। भाई यहाँ पे भी 10 आ गया, तो आउटपुट बटा इनपुट हम लोग एफिशिएंसी के लिए करते, तो 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल है नहीं। तो गैस ध्यान रखना, आपने 10 आरपीएम के अकॉर्डिंग इनपुट दिया है, तो गैस आउटपुट आपको 10 से कम ही मिलेगा। अब 10 से कम चाहे 9 मिले, 8 मिले, 7 मिले, व्हाटएवर, बट 10 से कम ही मिलेगा, यानी आउटपुट आप लोगों को कम ही मिलेगा। एफिशिएंसी 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि आपके आउटपुट के कम मिलने के कारण, आपके आउटपुट के कम मिलने का कारण कौन है, यानी आपका आउटपुट कम क्यों मिल रहा है आपको, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन बताएं, टेक्निकल रीजन। तो ध्यान रखना गाइस, हमारा इनपुट कम मिलने का कारण कौन है, मतलब आउटपुट। हमारा फैन जब रोटेट करता है तो गैस बताओ, हमारे रूम में कई सारी एयर है, बहुत सारी एयर है ऑफकोर्स। तो गैस उस एयर को कट करने में, क्योंकि फैन रोटेट करेगा तो हमारे रूम की एयर को कट करेगा, एयर को कट करने में आपके फैन को वर्क डन करना पड़ता है, यानी कुछ काम करना पड़ता है, और उसको कुछ काम करने में ही उस फैन की एनर्जी का कुछ लॉस होता है, और उस कुछ एनर्जी के लॉस की वजह से आपका आउटपुट रिड्यूस होता है। तो बताओ, आपके आउटपुट का आपके इनपुट से जो ये डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को पहली बात तो एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। इनपुट माइनस आउटपुट, अभी मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, इनपुट और आउटपुट के बीच के डिफरेंस को कहते हैं एरर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एरर आने का, सिस्टम में एरर जनरेट होने का, कहो तो इनपुट और आउटपुट का में डिफरेंस आने का कारण कौन होता है? तो गैस बताओ, हमारे एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से ये हो रहा है। बताओ, एनवायरमेंट में एयर को कट करने में उसका काम हो रहा है। तो गैस ध्यान रखना, बाह्य यानी एक्सटर्नल जितना भी हमारा कोई पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस है, जैसे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का मतलब यहाँ पर एयर है, तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या नॉइस की वजह से इनपुट आउटपुट में डिफरेंस आता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे फिजिकल सिस्टम पर, हमारे फिजिकल सिस्टम पर ऑलवेज ऑलवेज एक्सटर्नल disturbance always external disturbance या नॉइस का इफेक्ट होता है। हियर इट इज, हियर। तो ध्यान रखेंगे इस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या नॉइस, ये वर्ड ध्यान रखना गाइस, ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या नॉइस ही है जिसकी वजह से गाइस आप लोगों का इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस आता है, यानी एरर क्रिएट होती है। तो 3 क्वेश्चन अभी तक बता चुके हैं कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम को कौन सा इनपुट दिया जाता है, रेफरेंस इनपुट या कमांड इनपुट। किसी भी कंट्रोल सिस्टम से मिलने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? डिजायर्ड आउटपुट या कंट्रोल्ड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में कंट्रोल सिस्टम में आए डिफरेंस का कारण कौन होता है? दिस इज एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या नॉइस। आई थिंक अप टू हियर, आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर, है ना। तो गाइस बताओ, हम लोगों ने, ये हमारा सपोज हमारा सीलिंग फैन है फिजिकल सिस्टम के तौर पर, हमने इसे 10 आरपीएम पे रोटेट होने के लायक इनपुट दिया, बट आउटपुट गाइस इससे 9 आरपीएम ही आया। ये डिफरेंस किस वजह से आया? किसी भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या नॉइस की वजह से, जो हमेशा किसी न किसी फिजिकल सिस्टम पर बाह्य रूप से यानी एनवायरमेंटल इफेक्ट से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर एयर की वजह से आप लोगों का फैन का स्पीड रिड्यूस हुआ है। हियर इट इज, हियर इट इज। नाउ लिसन, ये जो कंट्रोलर है गाइस, इस कंट्रोलर से हमें यहाँ जो आउटपुट मिलता है, जैसे कि मान लो आपने इनपुट दिया था 10 आरपीएम के हिसाब से रोटेट होने के लिए, अब आपका जो रेगुलेटर भी लगा हुआ है गाइस, बताओ रेगुलेटर भी आप लोगों का स्पीड को कंट्रोल करेगा ऑफ कोर्स। तो गाइस ध्यान रखना, रेगुलेटर आपने कितने पे सेट किया हुआ है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, अकॉर्डिंगली
कंट्रोलर जो अपना आउटपुट देगा उससे फिजिकल सिस्टम चलता है। तो ध्यान रखना गाइस, कंट्रोलर से जो हमें आउटपुट मिलता है, कंट्रोलर से जो हमें आउटपुट मिलता है, यहां पर जो हमारे पास कंट्रोलर का जो आउटपुट आएगा, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंट्रोलर के आउटपुट में आपको क्या मिलता है, तो ध्यान रखना गाइस, इसको हम लोग एक्चुएटिंग सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एक्चुएटिंग सिग्नल इज देयर। हियर इट इज, हियर इट इज। सो आई थिंक दिस नेम शुड बी ऑल्सो वेरी क्लियर गाइस। बताओ, कंट्रोलर के आउटपुट में हमको क्या मिलता है? एक्चुएटिंग सिग्नल मिलता है। हियर इट इज, हियर इट इज। तो तीन कंपोनेंट हो गए, तीन नाम हो गए हैं। बताओ, जो इनपुट पे मिलता है उसे तो क्या कहते हैं? कमांड इनपुट या रेफरेंस इनपुट। वो इनपुट किसको दिया जाता है? कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर से जो आउटपुट निकलता है उसको क्या कहते हैं? एक्चुएटिंग सिग्नल। फिर यही आप लोगों का एक्चुएटिंग सिग्नल किस पे जाता है? फिजिकल सिस्टम पे, जिसमें एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या नॉइस की वजह से उससे जो आउटपुट मिलता है उसको क्या कहते हैं? रेफरेंस आउटपुट या डिजायर्ड आउटपुट इज देयर। बहुत ही बढ़िया। अब गाइस बताओ, इस डिफरेंस को आप कम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 10 आरपीएम 9 आरपीएम एज इट इज रहेगा, दैट्स ओके। कैसा सिस्टम है ये? तो गाइस ध्यान रखना है, इस तरह के सिस्टम को हम लोग ओपन लूप सिस्टम कहते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। हियर इट इज, हियर इट इज। तो बताओ, हम लोगों ने अभी अभी गाइस एक सिस्टम पढ़ा, कंट्रोल सिस्टम, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं गाइस? सो दिस इज नोन एज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। हियर इट इज, हियर इट इज। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाए। सर, ओपन लूप मतलब कुछ और भी होता है क्या फिर? हाँ, एक और सिस्टम हमारे पास होता है। एंड विच सिस्टम इज दैट सर? दैट इज नॉट ओपन लूप, दैट इज क्लोज लूप। वो कैसे बनाते हैं सर? लेट्स टॉक अबाउट दैट। फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझते चलना, धीरे धीरे एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, है ना? हाँ, यहाँ है गाइस। तो ये हमारे पास सपोज हमारा फिजिकल सिस्टम इज देयर, हियर इट इज आवर फिजिकल सिस्टम इज देयर, दैट्स ओके। कैसे बताओ, फिजिकल सिस्टम को इनपुट कहां से मिल रहा है? कंट्रोलर से, ऑफ कोर्स। सो गाइस, दिस इज आवर कंट्रोलर इज देयर ना। हाँ, हियर इट इज ना। 1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस बचाते हुए चलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख सके हम लोग। हियर इट इज। Here it is, here it is. Controller is there ना। हाँ, इतना सही बना लेते हैं, दैट्स ओके। कंट्रोलर इज देयर, दैट्स ओके। बहुत ही बढ़िया। अब गाइस बताओ, हमारा इनपुट यहां से जा रहा है, दिस इज अवर इनपुट ना। तो अभी इनपुट ही लिख लेता हूं, कमांड इनपुट या रेफरेंस इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। यही नाम इधर है तो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, उधर एक जगह लिख चुके हैं, है ना? तो बार बार ज्यादा जगह कवर करने की जरूरत नहीं। इनपुट है, दैट इज कमांड इनपुट या फिजिकल इनपुट, यू कैन से दैट, ठीक है? और यहां से जो मिलेगा गाइस, दैट इज आवर आउटपुट, है ना? मैं आउटपुट लिख देता हूं। बाकी ये एक्चुअल में गाइस कौन सा आउटपुट है? वही डिजायर्ड आउटपुट या कंट्रोल आउटपुट इज देयर। हियर इट इज, हियर इट इज। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से समझना गाइस, वही हम लोगों ने स्टार्टिंग में इनपुट दिया, सपोज गाइस कितना आरपीएम? दिस इज 10 आरपीएम। बट आउटपुट में तो फिजिकल सिस्टम पर हमेशा एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या नॉइस रहेगा। तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ गाइस, मैंने पूरा नाम इधर लिख दिया, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या नॉइस, या सिर्फ नॉइस लिख देता हूँ, पूरा नाम ही आएगा लेकिन, है ना? हाँ, नॉइस की वजह से गाइस बताओ आउटपुट कितना मिला आप लोगों को? 9 आरपीएम। अब ध्यान से समझना गाइस, इनपुट और आउटपुट के बीच के इस डिफरेंस को हम लोग सेंस करने के लिए यहां हमारे पास आउटपुट से एक नया एलिमेंट लेकर आते हैं, यानी इस आउटपुट को सेंस करने के लिए एक नया एलिमेंट लेकर आते हैं गाइस, जिसे हम लोग सेंसर कहते हैं गाइस। अब इस सेंसर का काम क्या है? इस सेंसर का काम है गाइस आउटपुट को सेंस करके लाना और लाकर यहां इनपुट से कंपेयर करवाना। हियर इट इज। सो गाइस, यहां हमारे पास एक नया पर्टिकुलर, हम लोग एक और पर्टिकुलर एलिमेंट लगा रहे हैं। सर इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा कंपेरेटर। ये आपके इनपुट और सेंसर से लाए आउटपुट को आपस में कंपेयर करवाता है। कंपेयर करवाने के लिए गाइस, इनपुट तो आपका प्लस में और आउटपुट आप लोगों का माइनस में, तभी तो एक दूसरे का डिफरेंस निकाल पाएगा, इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस निकल पाएगा। और गाइस यहां से फिर कंट्रोलर के पास जाएगा। अच्छा, यहां कौन सा सिग्नल मिलता है? यहां पर। तो गाइस बताओ, यहां पर इनपुट 10 आरपीएम, बताओ सेंसर कितना सेंस करके लाया? 9 आरपीएम। तो गाइस बताओ यहां पर कितना आया? यहां पर आया आप लोगों के पास गाइस, इट इज 9 आरपीएम ना। हाँ,
जो आउटपुट आपका सेंस होकर आया है, दैट्स ओके। इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस, प्लस का इनपुट और माइनस का आउटपुट यानी 9 आरपीएम गाइस, इनपुट और आउटपुट के डिफरेंस को यहाँ पर जो मिलेगा गाइस, इसी को हम लोग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर। सो दिस इज नोन एज एरर सिग्नल ना गाइस। हाँ, 1 मिनट। सो दिस इज नोन एज योर गाइस एरर सिग्नल। बहुत ही बढ़िया। और गाइस बताओ, जो आपके कंट्रोलर से आउटपुट मिलता है उसको एक्चुएटिंग सिग्नल कहते हैं, तो ये तो एरर सिग्नल। और गाइस बताओ यहां पर क्या मिलेगा? दिस इज एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग सिग्नल इज देयर, हियर इट इज। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कंट्रोलर को एक्चुअल में इनपुट किया जाता है तो एरर सिग्नल, और आउटपुट किया जाता है एक्चुएटिंग सिग्नल। आई थिंक दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। आप लोगों के लिए नया एरर सिग्नल है, एक्चुएटिंग सिग्नल तो बता चुका हूं, ठीक है चलो इसको भी लगा लो आप लोग ना। ये लो, हियर इट इज, हियर इट इज। बहुत ही बढ़िया। अब गाइस बताओ आपका एरर कैसे निकालोगे? तो इनपुट और सेंसर द्वारा लाया गया आउटपुट सेंस करके। इसका मतलब मैं एरर का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? इसका मतलब हम लोग एरर का फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट इट इज इनपुट माइनस आउटपुट इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। सो गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे जाके इस पर फिर काफी डिस्कशंस होंगे गाइस एरर पे। अभी फिलहाल हम लोग हमारे छोटे छोटे नोटेशंस जो हमारे को मिलते जा रहे हैं हम लोग लिखते जा रहे हैं। अब इस ग्रीन वाले इस बॉक्स को क्या कहते हैं? तो अभी बताया गाइस, दिस इज नॉन एज, इसको क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज नॉन एज गाइस कंपैरेटर। जो आप लोगों का कंपेयर करवाएगा दैट इज नॉन एज कंपैरेटर, हियर इट इज, हियर इट इज। सो नेम्स शुड बी वेरी क्लियर ना गाइस। हाँ, नेम्स शुड बी वेरी क्लियर, दैट्स ओके। अच्छा, अभी मुझे बताओ, ये ओपन लूप सिस्टम है और ये नीचे से सेंस करके लाया, तो अब ये क्लोज्ड बन चुका है, तो पहली बात इसे क्लोज्ड लूप सिस्टम कहेंगे। दोनों सिस्टम में गाइस मेन अंतर बताओ, दोनों सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट अलग है? बताओ ओपन लूप के कंपैरिजन में क्लोज्ड लूप में कौन से दो एलिमेंट नए आए हैं? सिर्फ दो एलिमेंट एक्स्ट्रा आए हैं गाइस, बताओ कौन कौन से आए हैं? क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के कंपैरिजन में कौन से दो नए एलिमेंट आए हैं? तुरंत प्रभाव से बताएंगे। क्लोज्ड लूप में कौन से दो नए एलिमेंट आए हैं? सो गाइस क्लोज्ड लूप में एक तो नया एलिमेंट आया सेंसर और एक नया एलिमेंट आया कंपैरेटर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताओ एक नाम आता है एक्चुएटर। तो एक्चुएटर तो गाइस यही है, कंट्रोलर से ही जो एक्चुएटिंग सिग्नल निकला है, तो एक्चुएटर तो इसमें भी है इसमें भी है। दोनों में मेन कंपोनेंट अलग कौन से? एक तो सेंसर गाइस इसमें नहीं था इसमें है, और एक कंपैरेटर इसमें है, इसमें कंपैरेटर नाम का कोई प्राणी नहीं था। तो जो मेन दो कंपोनेंट अलग हैं वो कौन कौन है? सेंसर और कंपैरेटर, सेंसर और कंपैरेटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना गाइस, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आपके ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में कौन सा पर्टिकुलर दो एलिमेंट अलग है? तो ध्यान रखना, आप लोगों से सीधा पूछ लेता है क्या ओपन लूप सिस्टम में का कंपोनेंट कौन नहीं है? ऑप्शन में दे देता है क्या? कंट्रोलर, एक्चुएटर, फिजिकल सिस्टम एंड कंपैरेटर। तो गाइस बताओ, एक्चुएटर है, कंट्रोलर है, फिजिकल सिस्टम है, बट इसमें कंपैरेटर नहीं है। कंपैरेटर यहाँ है। या सेंसर दे देगा तो सेंसर भी यहाँ नहीं है। तो दो चीजें नहीं होती ओपन लूप सिस्टम में। क्या नहीं होती? कंपैरेटर और सेंसर। ये दो चीजें, सेंसर और कंपैरेटर। भाई सेंस करके लाएगा तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो सेंसर और कंपैरेटर आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट है, किसके लिए? क्लोज लूप सिस्टम के लिए। हियर इट इज, हियर इट इज। चलो आगे चलते हैं। लिसन गाइस, अब ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग बहुत शानदार है। सर ये कर तो दिया आपने, 10 - 9 यानी एरर आ गई 1 आरपीएम की। नहीं, ऐसे काम नहीं करता ये तो 1 आरपीएम आ गई दैट्स ओके, बट ऐसे काम नहीं करेगा। इसको काम करवाने के लिए एक स्पेसिफिक मैनर है, एक स्पेसिफिक तरीका है। क्या तरीका है? बड़ा ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में गाइस हम लोग कोई इनपुट नहीं देते सिस्टम को, और ना कोई आउटपुट मिलता है हम लोग। स्टार्टिंग में कोई इनपुट नहीं दिया हुआ, ये लो सारे इनपुट हटा दिए मैंने, और सारे आउटपुट भी गाइस आप लोगों के हटा दिए। सपोज आप लोगों का फैन एकदम स्टेशनरी कंडीशन पर है, ध्यान से समझना गाइस। इस फैन को पढ़ने के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी गाइस आप लोगों के आने वाले टाइम के लिए, कंट्रोल सिस्टम को पूरा पढ़ने के लिए ना। हम लोग दो बातें करते हैं अगर आपको पता हो तो, एक होता है ट्रांजिएंट स्टेट और एक होता है स्टडी स्टेट। इनको समझने का समय है। देखो हमारे पास ये फैन है, क्या है ये? फैन। ध्यान से समझना है ना। हाँ, ये हमारे पास फैन है। इस फैन को पढ़ने के दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं सर?
इस फैन को पढ़ने के दो तरीके हैं कि या तो मैं फैन अभी एकदम रुका हुआ है, फैन ऑन नहीं है क्योंकि एसी चल रहा है तो फैन बंद है, यानी फैन रुका हुआ है, यानी इसका इनिशियल कंडीशन क्या है, 0। इसका इनिशियल कंडीशन क्या है, 0 स्टेट में है ये। इसका इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी क्या है, 0। अब मैं जैसे स्विच ऑन करूंगा तो ये पहले जाएगा ट्रांजिएंट स्टेट में। ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टडी स्टेट का मतलब है जिसका आउटपुट टाइम के साथ वेरी ना करे, टाइम के साथ जिसका आउटपुट फिक्स हो। बताओ अभी फैन रुका हुआ है यानी स्टडी स्टेट में, क्योंकि इसका आउटपुट टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, इसका आउटपुट 0 है यानी कांस्टेंट है, जो भी है 0 है या व्हाटएवर कांस्टेंट है। बट जैसे ही फैन का स्विच ऑन करूंगा गाइस, बताओ ये अपनी स्पीड बढ़ाने लगेगा। बताओ बढ़ाने लगेगा यानी इसका आउटपुट वेरी करेगा टाइम के साथ, बढ़ाते 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 बढ़ाते, यानी कि अभी ट्रांजिएंट स्टेट में, क्योंकि अपना आउटपुट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। जब ये अपनी फुल स्पीड पर पहुंच जाएगा तो गाइस बताओ, जैसे कि मान लीजिए कितना भी आरपीएम, जैसे 50 आरपीएम है, तो 50 आरपीएम पे फिक्स पर अब ये चल रहा है, तो ये दोबारा स्टडी स्टेट में चला गया है। तो जब ये रुका हुआ था तब भी स्टडी स्टेट में था, फाइनली स्विच को ऑन करते हैं पहले ट्रांजिएंट स्टेट में गया, बट फाइनली गाइस ये 20 आरपीएम या 50 आरपीएम, मान लो 50 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसका आउटपुट टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, 50 आरपीएम फिक्स हो गया, यानी ये दोबारा फाइनली स्टडी स्टेट में चला गया। यानी गाइस सिस्टम को फाइनली जाना स्टडी स्टेट में रहता है, बट कुछ टाइम के लिए वो ट्रांजिएंट की कंडीशन में जाता है, यानी उसका आउटपुट टाइम के साथ वेरी करता है। हियर इट इज। दूसरा तरीका इस सिस्टम को पढ़ने का क्या है, सपोज ये 50 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, फुल स्पीड से रोटेट कर रहा है, यानी अभी स्टडी स्टेट में। मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, इसको दिया गया इनपुट मैंने ऑफ कर दिया। जैसे इसको दिया गया इनपुट बंद करूंगा, कैसे इसकी स्पीड घटने लगेगी, यानी वापस किस में आ गया, ट्रांजिएंट में आ गया। अब स्पीड घटेगी 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 घटेगी, एक थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद आपका फैन रुक जाएगा फाइनली। रुकने का मतलब है कि आपका फाइनली वापस स्पीड कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही फाइनली वापस स्पीड 0 होगा, यानी बताओ वापस किस में चला गया गाइस, ये स्टडी स्टेट में चला गया। तो स्टडी स्टेट से शुरू होकर स्टडी स्टेट में जाना है, थोड़े टाइम के लिए ट्रांजिएंट मिलता है। तो गाइस बताओ इस सिस्टम को पढ़ने के दो तरीके हैं, कि मैं रुके हुए सिस्टम को, यानी जब फैन की स्पीड 0 है तब उसको इनपुट देकर फिर पढ़ूं, यानी उसकी ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट को पढ़ूं, या फिर पहले से ही तेज स्पीड में दौड़ रहा है। बताओ जब तेज स्पीड में दौड़ रहा है, 50 आरपीएम की कांस्टेंट स्पीड पर दौड़ रहा है, तो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है, हाफ ऑफ जे ओमेगा स्क्वायर, है ना। रोटेशनल स्पीड है तो जे या आई ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से चलता है, बात करेंगे आगे, है ना। तो गाइज हमारे पास ये पर्टिकुलरली फैन है, इस फैन को पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो सिस्टम को पहले से रुका हुआ है तो उसको इनपुट देकर पढ़ूं उसकी ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट, या फिर पहले से रोटेट कर रहा है उसका इनपुट बंद करके फिर उसकी ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट, यानी उसकी स्पीड रिड्यूस होगी फिर दोबारा 0 हो जाएगी, इसको पढ़ो। तो ध्यान रखना गाइज, कंट्रोल सिस्टम क्या कहता है, कौन से सिस्टम को पढ़ो। तो गाइज ये जो कंट्रोल सिस्टम आपकी डिफाइन है, गाइज ये पूरी कंट्रोल सिस्टम का मस्ट कंडीशन है कि इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए। यानी हम इस पूरे कंट्रोल सिस्टम में, हम जो पूरा कंट्रोल सिस्टम हमारे लिए डिफाइन किया गया है, हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, हमारे बैचलर्स डिग्री तक या डिप्लोमा तक, वो सिर्फ इतना ही दिया गया है कि आपको रुके हुए सिस्टम को पढ़ना है, यानी जिसकी इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी 0 हो। सर पहले से जो 50 आरपीएम पे घूम रहा है उसको पढ़े, तो उसके लिए गाइस हमारा 7th चैप्टर है जो आगे जाके आपको मास्टर्स में काम आता है आपके, वो है स्टेट स्पेस एनालिसिस। वो आपके आगे के लिए बता दिया गया है कि ये भाई आपका 7th चैप्टर है, इसके आगे फिर आप लोग अपनी मास्टर्स में पढ़ेंगे। वहां आप रुके हुए सिस्टम को नहीं, पहले से चलते हुए सिस्टम को, यानी इनिशियली कुछ ना कुछ स्टोर्ड एनर्जी पर आपका सिस्टम चल रहा है, उसको स्टडी करते हो। फिलहाल हमारे जो मेन 6 चैप्टर हैं, जो मेन हमारा बैचलर्स या डिप्लोमा के सिलेबस में है, ये हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम किसके लिए डिफाइन किया गया है, कॉजल एलटीआई सिस्टम के लिए। सर कॉजल क्या होता है, तो सिग्नल एंड सिस्टम, एलटीआई यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए कॉजल एलटीआई सिस्टम कहता है गाइस इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी शुड बी 0। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली गाइस, इसको सिग्नल सिस्टम में मैं डिफाइन करूंगा। अभी मैंने कुछ दिनों पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे सिग्नल की क्या ली थी, मैराथन भी ली थी सिग्नल सिस्टम की। उसमें अगर आप लोगों ने अटेंड किया हो तो मैंने कॉजल, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट सब पढ़ाया है ना। लीनियरिटी पढ़ाया, लीनियर नॉन लीनियर कब होता है, कॉजल नॉन कॉजल कब होता है, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट क्या होता है ना, स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या होता है ना, सब चीजें आप लोगों को डिफाइन की थी, है ना। तो अगर आप लोगों ने देखी हो तो, अदरवाइज हमारे पास सिग्नल सिस्टम, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पहली बात, पूरा कंट्रोल सिस्टम गाइस किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ कॉजल एलटीआई सिस्टम के लिए। कॉजल सिस्टम होना चाहिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए।
कॉजल एलटीआई सिस्टम का मतलब है इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी जीरो होनी चाहिए, यानी पूरा कंट्रोल सिस्टम गाइस हम रुके हुए फैन को स्टार्ट करके पढ़ेंगे, यानी पहले स्टार्टिंग में रुका हुआ फैन है, यानी फैन की स्पीड कितनी है 0। गाइस बताओ स्टार्टिंग में फैन की स्पीड कितनी है 0 आरपीएम। गाइस बताओ फैन की स्पीड सेंसर जो सेंस करके ला रहा है कितना आरपीएम गाइस, दिस इज 0 आरपीएम इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो आउटपुट आपका 0 आरपीएम सेट होकर आ रहा है। अभी हमने इनपुट दिया नहीं तो इनपुट भी आपका 0 है, दैट्स ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले तो ये बात करनी है गाइस, आपका इन आउटपुट 0 क्यों लिया गया, तो ध्यान रखें गाइस, यहीं पे मैं लिखूंगा क्या, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी गाइस आप लोग 0 लेंगे। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, आपका इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी क्या लेना है गाइस, आप लोगों को 0 लेना है। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, हियर इट इज, हियर इट इज। सो जस्ट रिमेंबर गाइस द इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी शुड बी 0, हियर इट इज, हियर। इनिशियली गाइस आपके सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर है उसका वैल्यू आप लोगों को 0 लेना है। तो आप लोगों को पहले बता दूं गाइस इसका कारण, बिकॉज पूरा कंट्रोल सिस्टम हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं गाइस, कॉजल एलटीआई सिस्टम। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, कॉजल एलटीआई सिस्टम के लिए पूरा कंट्रोल सिस्टम डिफाइन है। कंट्रोल सिस्टम से इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज की क्लास में आ रहे हैं आप लोग, जहां ग्रीन कलर दिख रहा है वही आपका क्वेश्चन है ना। ध्यान से समझते जाना गाइस। कॉजल एलटीआई में कॉजल का मतलब तो है आपका इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी 0 होना चाहिए, इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए। एलटीआई का पूरा नाम लीनियर टाइम इनवेरिएंट, लीनियर होना चाहिए सिस्टम गाइस, और टाइम के साथ लीनियर एंड टाइम के साथ इनवेरिएंट होना चाहिए गाइस। इनवेरिएंट का मतलब है टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। हियर इट इज, हियर इट इज, टाइम इनवेरिएंट शुड बी देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। ये आपके एलटीआई का पूरा नाम, हियर इट इज, हियर इट इज। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम हमारे सिस्टम को चलाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने इनिशियल आउटपुट क्या लिया है 0। अब आपके समझने वाला सिस्टम है, बड़ा ध्यान से समझना है वर्क कैसे करता है ना। आपका इनिशियल कितना है, आपका आउटपुट 0 है, हियर इट इज, हियर इट इज। बताओ जैसे ही मैं इसको इनपुट देता हूं, अभी तक आप लोगों का फैन रुका हुआ है, अब मैं स्विच ऑन करने जा रहा हूं। सपोज मैंने स्विच ऑन किया, ऑन करते ही मैंने इसको 10 आरपीएम पे रोटेट होने जितना इनपुट दिया। कितने आरपीएम पे रोटेट होने के लायक इनपुट दिया, 10 आरपीएम पे। कितना आरपीएम, 10 आरपीएम पे, ठीक है। अब बताएं जैसे ही मैंने इसको 10 आरपीएम पे रोटेट होने जैसा इनपुट दिया, 1 मिनट, तो गैस बताओ इनिशियली आउटपुट तो 0 था। गैस बताओ यहां सेंसर पहले से क्या लेकर बैठा हुआ था, 0। तो गैस बताओ प्लस का 10, जैसे मैंने इसको इनपुट दिया तो प्लस का 10, और आउटपुट इनिशियली कितना आ रहा था, सेंस होके 0 आ रहा था। अभी तक तो फैन स्पीड बढ़ना अब शुरू होगा, अभी तक जैसे ही इनपुट दिया वैसे ही, अभी तो फैन रुका हुआ ही है, अभी जस्ट इनपुट दिया ही है। देते हैं गैस, बताओ आपकी एरर कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 0, यानी एरर कितनी आ गई गैस, योर एरर इज 10 आरपीएम। आया भाई, बिल्कुल आया। 10 माइनस 0 यानी आपका स्पीड एरर आ गया 10 आरपीएम। अब ये 10 आरपीएम का एरर कंट्रोलर के पास जाएगा। अब गैस कंट्रोलर का प्रॉपर्टी होता है, कंट्रोलर को जो मिलता है ना गैस ये उसको स्टोर कर लेता है। तो गैस बताओ कंट्रोलर में कितना मिला, 10 आरपीएम, हियर इट इज, हियर इट इज, 10 आरपीएम मिल गया। कंट्रोलर ने चुपचाप स्टोर कर लिया, ज्यादा दिमाग कंट्रोलर लगाता ही नहीं है, कंट्रोलर ने 10 आरपीएम को स्टोर कर लिया और इसे स्टोर कर लिया, यानी इसको अपने पास एज ए रेफरेंस वैल्यू रख लिया और फिर इसी को आगे पास कर देता है और आगे गाइस अगेन 10 आरपीएम आपका ट्रांसफर भी कर दिया। लो भाई ये 10 आरपीएम, तो बताओ एक्चुएटिंग सिग्नल भी 10 जो इसको मिला कंट्रोलर को उसने आगे दे दिया। तो एरर सिग्नल जो भी मिलता है कंट्रोलर को उसको स्टोर किया और आगे ट्रांसफर कर देता है। लो भाई अब बताओ आप लोगों का फिजिकल सिस्टम यानी फैन को मिला 10 इनपुट 10 आरपीएम का। अब वही आसपास की एयर को कट करने में इसका लॉस होगा, तो गैस 10 आरपीएम तो आपका आउटपुट दे नहीं पाएगा, 10 की जगह कितना दे पाएगा, तो गैस सपोज इट इज गिवन एज 9 आरपीएम। कितना दे दिया इसने, 9 आरपीएम, हियर इट इज, हियर इट इज। बहुत ही बढ़िया। तो गैस 10 देने जितनी तो इसकी हिम्मत थी नहीं, तो इसने कितना दे दिया, 9 आरपीएम दे दिया। यानी कि आपके एक्सटर्नल नॉइस या डिस्टर्बेंस की वजह से जितना इसको इनपुट मिल रहा है फिजिकल सिस्टम को 10, उतना तो दे नहीं पाएगा, तो 9 आरपीएम दे दिया, हियर इट इज। यानी 1 आरपीएम का डिस्टॉर्शन कर दिया, कम कर दिया आपके नॉइस या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बताओ ये 9 आरपीएम जो आपका एज आउटपुट मिला 10 में से 1 आरपीएम का, यानी बताओ आपकी नॉइस कितना आरपीएम का डिस्टॉर्शन करती है, 1 आरपीएम का। 10 में से गाइस 1 आरपीएम का डिस्टॉर्शन हो गया, यानी यहाँ 9 मिल गया। अब गाइस ये 9 आरपीएम एज अ सेंसर ने सेंस करके लाया और यहाँ हम लोगों को दे दिया अगेन 9 आरपीएम इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज।
तो गाइस बताओ आपके आउटपुट से क्या सेंस होकर आया, 9 आरपीएम सेंस होकर आया, सेंसर ने सेंस किया, 9 आरपीएम यहाँ दे दिया। अब बताओ एरर कितनी हुई। गाइस बताओ 10 इनपुट और आउटपुट 9, बताओ 10 प्लस का और 9 माइनस का, 10 माइनस 9 कितना हो गया गाइस यहाँ पर, दिस इज 1 आरपीएम इज देयर। कितना हो गया गाइस, दिस इज 1 आरपीएम इज देयर। इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाना पड़ेगा ना। सो गाइस दिस इज 1 आरपीएम इज देयर, आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो गाइस बताओ पहले एरर आपकी 10 आरपीएम थी, इनिशियल आउटपुट क्योंकि 0 था। अब जैसे ही 9 आरपीएम आया गाइस, 10 माइनस 9 आरपीएम, आपकी एरर आ गई 1 आरपीएम। अब ध्यान से समझना गाइस, कंट्रोलर क्या करता है, जो भी नया मिलता है ना उसको अपने अंदर ऐड करता चलता है। तो भी 10 था ना, 10 था, अब 1 आरपीएम आया, जोड़ दिया इसको, इसने जोड़कर कितना बना दिया गाइस, 11 आरपीएम बना दिया। कितना बना दिया इसने, 11 आरपीएम बना दिया है ना। तो जो भी इसको नया मिलता है ना गाइस, ये इसको जोड़ लेता है, ठीक है ना, इसने ऐड करके 11 आरपीएम बना दिया। हियर इट इज, हियर इट इज। तो गाइस बताओ 10 में नया 1 मिला, उसको जोड़कर इसने नया 11 बना दिया। हियर इट इज। अब बताओ ये 11 आरपीएम को एज इट इज आगे भेज देगा। इसका काम है नया इनपुट आते जाए, उसको जोड़ते जाएगा और आगे भेजते जाएगा। तो 9, अब 9 की जगह, मतलब वो 10 की जगह 1 आरपीएम एज एरर वापस आया, उसको जोड़ा उसमें और 11 आरपीएम आगे दे दिया। अब बताओ जैसे ही एक्चुएटिंग सिग्नल आप लोगों का 11 आरपीएम है, बताओ नॉइस कितना डिस्टॉर्ट करता है। 10 में से 1 आरपीएम डिस्टॉर्ट किया था तो 9 आया था, अभी वापस 1 आरपीएम में डिस्टॉर्ट करेगा। बताओ 11 में से 1 आरपीएम आपका नॉइस की वजह से डिस्टॉर्ट होगा। बताओ 1 आरपीएम कम होगा। बताओ 11 में से 1 आरपीएम गया तो कितना बचा, 10 आरपीएम। 11 में से 1 आरपीएम आपका नॉइस ने डिस्टॉर्ट कर दिया तो कितना बचा, 10 आरपीएम। गाइस बताओ 10 आरपीएम आप लोगों का यहाँ पर सेंसर सेंस करके लाया। कितना आरपीएम सेंस करके लाया, 10 आरपीएम। 10 आरपीएम लेकर आया। अब बताओ एरर कितनी होगी, तो इनपुट 10 आरपीएम, आउटपुट इज आल्सो 10 आरपीएम। बताओ 10 माइनस 10 कितना हो गया गाइस, 0 आरपीएम इज देयर। तो देखो गाइस आपकी एरर कितनी हो गई है, 0। एरर कितनी हो गई है, 0। अब बताओ जैसे ही एरर 0 हुई है, बताओ यहाँ पर क्या ऐड होगा, 0। भाई कंट्रोलर को क्या एज ए इनपुट मिला, 0, इसने 0 को ऐड किया। बताओ वापस अगेन क्या दे देगा गाइस, 11 दे देगा। गाइस यही 11 आपका एज इट इज आगे जाएगा। गाइस बताओ 11 एज इट इज है। गाइस 11 है तो अब 1 आरपीएम का डिस्टॉर्शन करेगा, भाई 10 आरपीएम वापस एज इट इज आ गया। और गाइस बताओ दोबारा 10 आरपीएम यहाँ एज इट इज आएगा, 10 आरपीएम। बताओ 10 माइनस 10 मिलके अगेन एरर 0 हो जाएगी, यानी अब आपके सेम आंसर रिपीट होने लगेंगे। बताओ फाइनली आपने इनपुट आपके पास 10 है, आउटपुट भी आपके पास 10 है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, यानी एरर को आपने क्या बना दिया, 0। ये लो बन गया फैंटास्टिक सिस्टम, आइडियल सिस्टम बना दिया आप लोगों ने। गाइस बताओ कैसे बनाया। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ पहली बात तो ओपन लूप सिस्टम में क्या आप एरर को कम कर सकते हो, नहीं हम एरर को पता भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पता करने के लिए भी कंपैरेटर की जरूरत है, यहाँ कंपैरेटर होता ही नहीं है। तो गाइस ध्यान रखना, ओपन लूप सिस्टम में आप एरर को कम नहीं कर सकते, ना एरर को मेजर कर सकते हो। बट यहाँ पर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आप लोग एरर को मेजर भी करेंगे और एरर को कम भी करेंगे। कम करने का तरीका क्या है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, बार बार ऑब्जर्वेशन करके। सोचो ना आपने इस टेबल को कितनी बार चलाया, 2 से 3 बार चलाया, तब जाके आपकी एरर फाइनली बताओ पहले 10 आरपीएम थी, फिर 1 आरपीएम, फिर 0 हुई, यानी आपको 2 से 3 बार चलाना पड़ा। दिस इज नॉन एज रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। तो पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ एरर को कैसे कम किया जाता है। टू रिड्यूस इट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस आर टेकन। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं गाइस, है ना। हियर इट इज, आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। सो गाइस पहली बात तो आपके पास कितने तरह के सिस्टम हैं, 2 तरह के सिस्टम हैं, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। सो गाइस दिस इज कंट्रोल सिस्टम as we have started today's control system। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अभी बताओ पहले यहां तक क्लियर है क्या, देन वी विल गो फर्दर। देखो इसमें कहीं कोई डाउट हो, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, अब दोनों के बीच में कंपैरिजन लिखवाने हैं गाइस। बताओ दोनों के बीच में सबसे मेन कंपैरिजन कंपोनेंट्स का ध्यान रखें। क्लोज लूप में 2 नए कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं गाइस, कंट्रोलर एंड सेंसर। हियर इट इज। निशा की तरफ से आया क्लियर, बाकी लोग बताएं भाई फटाफट। आया शुभम की तरफ से, अक्षिता की तरफ से, शेफाली की तरफ से, स्वाति की तरफ से, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी तुरंत रिप्लाई करें भाई। सो 2 पर्टिकुलर सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम में, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, है ना। थोड़ा सा आप कहेंगे सर काफी कंजेस्टेड हो गया, बट गाइस समझाने के लिए ये बहुत जरूरी था, है ना। नेक्स्ट पेज पर भी समझा सकते थे बट फिर ये कंपैरिजन नहीं हो पाता, है ना।
हाँ, तो भाई मेन चीज क्या याद रखनी है, एक बार वर्किंग देख ली तो अब हम इनके सारे जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हें इजीली लिख सके, है ना। हाँ, तो आओ गाइस नेक्स्ट टेबल पे मैं आप लोगों का कंपैरिजन ही लिख देता हूँ, है ना। कौन कौन से सिस्टम के लिए, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के लिए। चलो यहाँ पे भी क्यों लिखना है, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। सर और कितना घुसाओगे, देखो और अभी कंजेस्टेड, यानी अभी इसमें है जगह, है ना। हाँ, मुझे सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं गाइस यहाँ पर, है ना। तो 3 पॉइंट कौन कौन से लिखने हैं सर, तो मैं नोट करके लिखूंगा गाइस, है ना। हाँ, आपको तो याद है नोट करके हम हमेशा क्वेश्चन ही लिखते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो गाइस वही आपका मेन को रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से समझना गाइस। सबसे पहली बात, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में मैन कंपैरिजन क्या है गाइस। पहला, यहां पर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है गाइस, कंट्रोलर है, सब है वैसे तो, कमांड इनपुट लिखने की चीजें तो बहुत सारी है। मेन यहां पर क्या नहीं है वो लिखते हैं गाइस, है ना। तो ध्यान रखना गाइस, कंपैरेटर और सेंसर वहां है या नहीं है। सो जस्ट रिमेंबर गाइस द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपैरेटर एंड सेंसर नॉट अवेलेबल, जबकि यहां पर अवेलेबल होंगे ऑफ कोर्स गाइस, है ना। सो यहां दो नए कंपोनेंट कौन से अवेलेबल हैं गाइस, कंपैरेटर एंड सेंसर। ये तो आपका हो गया फिजिकल डिफरेंसेस, कंपैरेटर एंड सेंसर्स अवेलेबल, हियर इट इज, हियर इट इज। चलिए सबसे पहली बात तो कंपैरेटर और सेंसर से रिलेटेड हो गई है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पूछता है गाइस, बताओ दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम कौन सा है, किसकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो आप दोनों में गाइस कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्यूरेसी के मामले में आई थिंक ये बेटर है क्योंकि इसने फाइनली एरर को 0 बना दिया है। सो most accurate is there, here it is, here it is. So just remember guys, this is the most accurate system is there, जबकि आप इसे कहेंगे तो less accurate is there ना, here it is, here it is, जिसकी accuracy कम होती है guys, है ना। तो मैं वहीं पर अंडरलाइन लगा रहा हूं जिसके लिए जो चीज अच्छी है। तो गाइस बताओ इसमें दो कंपैरेटर और सेंसर अवेलेबल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा ये पूछता है तो क्लोज लूप सिस्टम इज देयर। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है गाइस आप लोगों का, ज्यादा लीनियरिटी कौन शो कर रहा है। लीनियरिटी का मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जब हम लोग ग्राफ बनाए तो लीनियर बनना चाहिए। बताओ लीनियर कब मिलेगा, बताओ इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहां सपोज इनपुट है और यहां हमारे पास आउटपुट है, तो गैस बताओ लीनियर ग्राफ कब मिलेगा ये वाला, कि जब इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होना चाहिए, जब इनपुट 2 है तो आउटपुट भी 2 होना चाहिए, जब इनपुट 3 है तो आउटपुट भी 3 होना चाहिए। ये लीनियर रेस्पॉन्स कहलाता है। तो गैस बताओ इसके लिए इनपुट और आउटपुट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बेटा बताओ इनपुट और आउटपुट यहाँ बराबर मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं। 10 आरपीएम या 9 आरपीएम में इनपुट आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है। बट यहाँ देखो इनपुट 10 आरपीएम और फाइनली आउटपुट भी 10 आरपीएम, इट विल रिप्रेजेंट द लीनियर रिलेशन। मतलब यहाँ 10 है तो वहां 10 दे रहा है, यहाँ 5 होता तो वहां 5 देता, यहाँ 1 आरपीएम होता तो वहां 1 आरपीएम देता। यानी कि मोर लीनियरिटी कौन शो करता है, क्लोज लूप सिस्टम। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, इनपुट और आउटपुट के बीच में आप लोगों का जब ग्राफ खींचा जाए तो ज्यादा लीनियरिटी कौन शो करता है, तो ध्यान रखना गाइस, मोर लीनियरिटी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन ना। तो ज्यादा लीनियरिटी गाइस ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये नॉन लीनियरिटी शो करता है, आप तो ये लिख लो, या लेस लीनियरिटी है ना, या फिर नॉन लीनियरिटी आप लोग ये कह सकते हो। हियर इट इज, हियर इट इज। ये सब चीजों में अभी तक क्लोज लूप सिस्टम बेहतर बन रहा है। बट अब ये जो चौथी और आखिरी चीज बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना गाइस। ये आपके क्लोज लूप सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी और इकलौती कमी है। ध्यान से समझना, मैं इस चौथे कंपैरिजन को समझाने के लिए हमारे ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहूंगा गाइस। ओपन लूप सिस्टम के एग्जांपल्स और कुछ क्लोज लूप सिस्टम के एग्जांपल। आप लोगों को अपने, मैं जितने भी एग्जांपल बोलूं आप लोगों को बताना है कि ये ओपन लूप है कि क्लोज लूप। सर कैसे बताएंगे, जिसमें सेंसर दिख रहा हो वो क्लोज लूप और जिसमें सेंसर नहीं है वो ओपन लूप। बात करते हैं, सपोज अगर मैं बात करूं, लिसन वेरी केयरफुली, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सपोज कोई सा भी सिस्टम ले लेते हैं, बट मैं सोच रहा हूं कुछ अच्छा सिस्टम लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास वॉशिंग मशीन है,
कौन है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में होता क्या है गाइस कि मान लीजिए दोनों तरह की, अगर ऑटोमेटिक वर्ड आगे नहीं लगा हुआ है तो आप प्रेफरेंस यही करें, जहां ऑटोमेटिक वर्ड लग गया वो क्लोज लूप, जहां ऑटोमेटिक वर्ड नहीं है वो आपका ओपन लूप। तो मैं ऑटोमेटिक वाला तो अपने आप क्लोज लूप हो जाएगा, उसको तो छोड़ दो। मैं बात कर रहा हूं मैनुअल वॉशिंग मशीन जो पहले आती थी, नॉर्मल वॉशिंग मशीन जिसमें आगे ऑटोमेटिक वर्ड नहीं लगा हुआ। ऑटोमेटिक जिसमें लगा हुआ है गाइस तो उसमें तो सेंसर्स लगे हुए हैं, इसीलिए तो उसको ऑटोमेटिक का है, तो वो तो क्लोज लूप में। मैं नॉर्मल वॉशिंग मशीन की बात करता हूँ। पहले आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल वॉशिंग मशीन में क्या होता था, कपड़े डाले और टाइम सेट कर दिया 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम सेव होता था उसमें ना, या मुझे भी पता नहीं है, मैंने भी पुरानी ज्यादा देखी नहीं है, बट 15 मिनट या आधा घंटे का टाइम सेव होता था। मान लो 15 मिनट का के लिए उसको घुमा दिया, भाई 15 मिनट चलेगी वॉशिंग में। अब गाइस आपने जो कपड़े डाले हैं वो चाहे कितने भी गंदे हो गाइस वो 15 मिनट ही धोएगी। अब उसमें कपड़े धुले तो बहुत बढ़िया, नहीं धुले तो बहुत बढ़िया, मतलब उसमें कोई सेंसर नहीं लगा हुआ जो ये सेंस कर सके भाई आपके कपड़े अभी नहीं धुले भैया, 15 मिनट और चला लूं। बोले यार उसमें मशीन में ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट सेट किया बट कपड़े गंदे थे तो उसने कहा नहीं भैया आप तो इंजीनियर हो, आपके कपड़े बहुत गंदे हैं, 40 मिनट तो मुझे चलना पड़ेगा। तो 40 मिनट अपने मन से चल रही है कि यार अभी कपड़े साफ नहीं है, रुको भैया मैं थोड़ा और साफ कर लूं। तो गाइस ऐसा नहीं होता, 15 मिनट सेट किया तो 15 मिनट ही चलेगी। यानी उसमें कोई सेंसर नहीं लगा होता था, किसमें? वॉशिंग मशीन में। तो गाइस बताओ जिसमें सेंसर नहीं लगा हुआ, जो ये नहीं बता सकती भाई आपके कपड़े अभी धुले नहीं है, आप इंजीनियर हो थोड़ी देर और धो लूं, तो गाइस ऐसा बताने वाला या ऐसा इस तरह से अननोन तरीके से कपड़े धोने वाला कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। तो गाइस बताओ आप लोगों का वॉशिंग मशीन जिसमें सेंसर नहीं है ओपन लूप सिस्टम की कैटेगरी में रखेंगे? ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन से कभी अपने कपड़ों को आयरन किया है? प्रेस जिसको हम लोग बोल देते हैं कभी कभी। तो गाइस उसमें देखा होगा उस इलेक्ट्रिक आयरन में, वो कोयले वाली नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन ना, हाँ, उसमें देखा होगा साइड में एक रेड कलर की लाइट जली रहती है, किसी में चौकोर देता है किसी में गोल देते हैं, अलग अलग आयरन वाले, अलग अलग प्रेस वाले, है ना, हाँ। तो गाइस जब आप आयरन करते हो अपने कपड़ों को तो देखा होगा स्विच तो ऑन है, मेन स्विच तो, बट ये लाइट आयरन करते करते अपने आप बंद हो जाती है। वो जो रेड कलर की लाइट है, वो रेड कलर की लाइट अपने आप कैसे बंद हो जाती है? क्योंकि आपकी आयरन को पता चल जाता है भैया ज्यादा गर्म हो गई हूं, खुद ही बंद हो जाती है। फिर 1 मिनट बंद रहेगी, 2 मिनट बंद रहेगी, फिर दोबारा से वापस ऑन हो जाती है अपने आप ही। मेन स्विच तो परमानेंटली ऑन है, बट वो खुद को ही बार बार ऑन और ऑफ करती रहती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। यानी उसमें क्या लगा हुआ है? सेंसर। वो आपकी रेड कलर की लाइट को जो ऑन और ऑफ बता रहा है वो आपके आयरन के लिए बता रहा है, भाई आप जो आयरन कर रहे हैं कपड़ों की उसको खुद ही अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो है टेम्परेचर सेंस करके उसको अपने आप ऑन और ऑफ करती है। तो गाइस बताओ जिसमें सेंसर लगा हुआ है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, वो हमारा किसका एग्जांपल है गाइस? क्लोज लूप सिस्टम का। सो इलेक्ट्रिक आयरन इज देयर, दैट्स ओके। एयर कंडीशनर, हमारे रूम में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, जैसे अभी बाहर गर्मी थी तो आके हमने तुरंत प्रभाव से क्या सेट कर दिया था, 16 करो टेम्परेचर, 16 करो। अब मान लो रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री था, तो इसका कंप्रेसर चालू होगा, कंप्रेसर इसका टेम्परेचर डाउन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, जैसे 16 डिग्री पहुंचा कंप्रेसर बंद हो जाता है। कंप्रेसर बंद हो जाता है और उस 16 डिग्री टेम्परेचर, बताओ अगर कंप्रेसर चलता रहा तो 16 डिग्री से फिर ये तो थोड़ी देर में 0 डिग्री तक या -16 तक चला जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो गैस बताओ हमारे उसमें सेंसर लगा, उसने सेंस किया ना भाई 16 डिग्री हो गया, तो कंप्रेसर अपने आप बंद हो गया। फिर जैसे 16 डिग्री से बढ़ने लगता है, फिर आप लोग एसी में से आवाज देखते होंगे, पहले तो बंद हो जाते हैं, फिर चालू होती है, फिर बंद हो जाता है, फिर बीच बीच में झटके खाता है ना, मतलब बीच बीच में से आवाज में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। अभी इन्वर्टर एसी आते हैं उनका कंप्रेसर परमानेंटली चलता है, बट नॉर्मल एसी जो आप लोगों ने ज्यादातर देखे होंगे बीच बीच में ढूंढ ढूंढ, बीच बीच में कंप्रेसर बंद हो जाता है फिर चालू होता है। टेम्परेचर को क्या मेंटेन करने के लिए, जितना आपने अपने रिमोट से कंट्रोल करके मान लो 16 डिग्री सेट किया, 16 डिग्री मेंटेन करिए, इसमें सेंसर है वहां पर। तो गाइस बताओ एयर कंडीशन भी आपका कौन सा सिस्टम में आ जाएगा? क्लोज लूप सिस्टम, बिल्कुल। सब लोगों की तरफ से एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं, एयर कंडीशनर, हियर इट इज, दैट्स ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल देखते हो आप लोग, जहां 3 लाइट जलती है, रेड रुक जाओ, येलो सतर्क हो जाओ और ग्रीन चल दो। ये 3 लाइट से आपका ट्रैफिक सिग्नल चलता है।
क्या लगता है आपको ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जो है वो कैसा सिस्टम है? ट्रैफिक सिस्टम कैसा है? ओपन लूप के क्लोज लूप, व्हाट डू यू से अबाउट इट? ट्रैफिक सिस्टम। निशा और स्वाति का आंसर आया, बाकी लोग बताएंगे भी। ट्रैफिक सिस्टम, तो ध्यान से समझना गाइस, ट्रैफिक सिग्नल में, ट्रैफिक सिस्टम में कोई सेंसर नहीं लगा होता, ये ओपन लूप सिस्टम होता है। देखो ना, मान लीजिए आपका चौराहा है कोई, है ना, हाँ, चौराहे पर चारों तरफ से लाइट्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स हैं। सपोज गाइज एक तरफ से सामने से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है ना, हाँ, और बाकी तीन तरफ से कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक नहीं है, यानी छोटा मोटा इक्का दुक्का तिक्का वाहन निकल रहा है, बट वहां से सपोज कोई स्कूल छूटी है या कोई एग्जाम छूटा है, तो वहां से बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं सामने से। अब हमारा ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम फिक्स है गाइस, उसमें हर लाइट का टाइम फिक्स है कि सपोज आपकी 2 मिनट तक ग्रीन लाइट जलेगी। मान लो अलग अलग चौराहे पर अलग अलग सेट करके रखते हैं, सपोज किसी चौराहे पर ग्रीन लाइट के लिए सेट किया हुआ है 2 मिनट, येलो लाइट के लिए आप लोगों का 10 सेकेंड, और रेड वाली लाइट के लिए सपोज आप लोगों का जो है 2 मिनट इसका, 2 मिनट इसका, 2 मिनट इसका, तो लगभग लगभग आपका रेड लाइट हो गया 6 मिनट के लिए बंद है, ठीक है ना, 6 मिनट तक ऑन रहेगा रेड लाइट आप लोगों का, ठीक है भाई। अब गाइज मान लीजिए पहले इधर का ग्रीन लाइट ऑन हुआ, मेरी तरफ से इधर से आने वाले है ना। अब गाइज बताओ, इधर से कोई व्हीकल ही नहीं आ रहा, बट 2 मिनट तक सबको वेट करना पड़ेगा जब तक इसकी ग्रीन लाइट ऑन रहेगी। फिर इधर की लाइट ऑन हुई, फिर 2 मिनट वेट करो, फिर इधर की लाइट अब जैसे ऑन हुई तो ट्रैफिक आ रहा था 2 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी निकलो 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 निकलो। फिर 2 मिनट बाद इसकी जैसे रेड लाइट हुई, बंद हो गया, बेचारी सारी गाड़ियां वहीं रुक गई। अब 2 मिनट इसका इंतजार करो, जबकि यहां से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, लेकिन सब लोग चौराहे पे एकदम खाली पड़ा हुआ है, इधर गाड़ियां बढ़ती जा रही है। अब बताओ इधर से आने वाले ट्रैफिक को 2+2+2 यानी टोटल 6 मिनट का तो मिनिमम वेट करना पड़ेगा। फिर वो येलो लाइट वाला भी अगर आप 10-10 सेकंड का वो भी लो तो पूरा 6 मिनट 30 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, तब इसको टाइम मिलता है। जैसे इसकी रेड लाइट ऑन, वो सॉरी ग्रीन लाइट ऑन होती है, फिर यहां से गाड़ियां निकलती है 2 मिनट में फटफट, फिर दोबारा से रेड लाइट हो जाती है 2 मिनट बाद। तो गाइज ये ओपन लूप सिस्टम है, यहाँ कोई सेंसर नहीं लगा हुआ। जबकि अगर आप लोग अच्छी कंट्रीज में, अच्छी मतलब जहां पे सिस्टम अच्छे हैं, और तो क्या है, काई की अच्छी कंट्री, कंट्री तो हमारी अच्छी है। मान लो गाइज आप लोग अमेरिका चले गए, तो वहां पर आप लोग जैसे जेब्रा क्रॉसिंग देखते हो, जिस पर जिसका रूल होता है कि मतलब काफी लोगों को नहीं पता होता है ना, हाँ, वी इंडियंस ऑल्सो, इसीलिए तो झक्कास है हमारी कंट्री, है ना, मस्त है। जेब्रा क्रॉसिंग गाइस इसलिए होता है, जैसे रेड लाइट ऑन होगी तो पहली बात तो आप लोग गाड़ी लेकर अगर चल रहे हो तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ा होना है ना, हाँ, हम लोग तो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके खड़े होते हैं, यही तो हमारे इंडिया की पहचान है ना, इसीलिए हमारा देश महान है ना, हाँ, दैट्स ओके। तो पर्टिकुलरली सपोज कि हमारा जेब्रा क्रॉसिंग है गाइस, तो जेब्रा क्रॉसिंग पर क्या सेंसर लगे होते हैं, 1-1 मीटर पे सेंसर लगा दिए जाते हैं। जैसे ही रेड लाइट ऑन होता है सारी गाड़ियां आपके जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुकेगी, और पैदल चलने वाले उस जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से पास होंगे और बत्ती को क्रॉस करेंगे, यानी रोड को क्रॉस करेंगे, है ना, हाँ। अब जेब्रा क्रॉसिंग पे कई सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर सेंस करते हैं कि उन पर से कितनी गाड़ियां पास हो रही है। मान लीजिए अगर सेंसर लगा हुआ हो और उधर से ट्रैफिक ज्यादा हो, तो गैस बताओ क्या होगा, सेंसर ने सेंस किया कि उस पर से निकलने वाले व्हीकल्स की संख्या ज्यादा है, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे जेब्रा क्रॉसिंग पे लगे, तो हमारे सेंसर्स ने सेंस किया कि सेंसर से के ऊपर से निकलने वाली नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा है, तो गैस ध्यान रखो 2 मिनट की जगह 5 मिनट तक गाड़ियों को निकालता रहेगा। फिर जैसे इधर की लाइट ऑन होगी, ग्रीन लाइट, इधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो गैस ध्यान रखना वो 10 सेकंड तक वेट करता है कि कोई गाड़ी पास हो रही कि नहीं हो रही, तो हाथों हाथ रेड लाइट ऑन कर देगा, यानी 2 मिनट तक वेट नहीं करेगा। तो गाइस बताओ इसकी ग्रीन लाइट सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन रही, इधर से भी कोई गाड़ी पास नहीं हो रही थी तो 10 सेकंड के लिए यहाँ पर भी ऑन रहेगी, फिर दोबारा ऑफ हो जाएगी ग्रीन लाइट, और इधर भी 10 सेकंड। सोचो जहां पहले 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट का वेट करना पड़ रहा था, अभी 10-10-10 यानी कि मात्र 30 सेकंड के अंदर ही आप लोगों का इधर का तो रेड लाइट हो जाएगा और आप लोगों का इधर का ग्रीन लाइट होगा। अब बताओ उसके सेंसर से ज्यादा गाड़ियां पास हो रही है, तो शायद अब 5 की जगह 7 मिनट का जो है वो पर्टिकुलरली देगा। सर बहुत देर तक पास होने देना, नहीं, तब तक शायद इधर की तरफ कहीं से गाड़ियां ज्यादा आ रही हो तो जाम लग जाए। तो वैसे उनका एल्गोरिदम बनाया जाता है कि अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा पास हो रहे हैं तो मिनिमम तो आप लोग 10 सेकंड दे दिए ग्रीन लाइट को, मैक्सिमम 5 मिनट दे दिए, यानी 5 मिनट तक निकलती रहेगी गाड़ियां। और अगर कहीं पर गाड़ियां नहीं आ रही हैं तो किसी साइड से, तो वहां पर 10 सेकंड के बाद अपने आप रेड लाइट ऑन हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? तो गाइस बताओ, वहां पर इसका मतलब यूएसए में सेंसर लगाए रहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग पर, बिल्कुल, जो आप लोगों के नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट करते हैं और उसके हिसाब से कितनी देर के लिए ग्रीन लाइट ऑन होगी, यानी वो अपना आउटपुट भी वेरी करते हैं। हियर इट इज, हियर इट इज।
तो बेटा बताओ जहां सेंसर लगा हुआ है, अगर अमेरिका में जाके एग्जाम दे रहे हो वहां ट्रैफिक सिग्नल को किस में रखोगे? क्लोज लूप में, क्योंकि वहां सेंसर लगाए हुए हैं। इंडिया में चल ही नहीं सकते यार, क्यों नहीं चल सकते? हमारा देश महान क्यों, उसके बारे में बता रहा हूं आप लोगों को। हमारे इंडिया में नहीं चल सकते, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पहली बात तो सारी गाड़ियां जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी होती है या उसको क्रॉस करके खड़ी होती है, तो भाई सेंसर को तो हमेशा ही पता रहेगा भाई गाड़ियां ये चल रही है, तो जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़ा होना। मान लो रूल रेगुलेशन बना भी दें, तो हमारे यहाँ तो गौ माता जो है वो हर जगह अवेलेबल है, तो रोड पर गौ माता आई है, गौ माता ने जो है एक दो सेंसर को लात मार के तोड़ दिया। क्या हम इंडियंस ही बड़े खतरनाक है? मान लो हम लोग ही जेब्रा क्रॉसिंग पास कर रहे हैं कि यार ये लाइट कैसे चमक रही है, सेंसर। या मान लो हमारा कोई काम बिगड़ गया, गवर्नमेंट किसी ऑफिस में गए थे, लात देके और 2 सेंसर तोड़ दिए। अब सेंसर तोड़ने से क्या दिक्कत होगी? मान लो गाइस 5 सेंसर लगे हुए थे, 2 आपने तोड़ दिए, 2 गौ माता ने तोड़ दिए, 1 सेंसर चल रहा है। अब बताओ उस पे से गाड़ियां पास होगी तो एक ही सेंसर सेंस कर पाएगा, बाकी के 4 सेंसर सेंस कर ही नहीं पाएंगे कि गाड़ियां पास हो रही, तो तुरंत रेड लाइट ऑन हो जाएगी कि यहाँ से तो गाड़ियां पास नहीं हो रही है, चक्का जाम हो जाएगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो बताओ हमारे यहाँ सेंसर लगाने से हमको एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है, क्योंकि गाइज जहां पर पॉपुलेशन कम होती है, यूएसए में ऑफकोर्स पॉपुलेशन कम है, तो वो लोग सेंसर अफोर्ड भी कर सकते हैं। पहली बात, हमारे यहाँ खराब हो जाए तो पता नहीं कब सही होगा, अफोर्ड भी कर सकते हैं, और वहां के पर्टिकुलर जितने लोग हैं वो कम लोग हैं, तो गाइज वहां पर ये पर्टिकुलर सिस्टम चल सकता है। बट इंडिया में ये सिस्टम नहीं चल सकता कि हम लोग सेंसर के थ्रू चला सकते, क्योंकि अगर सेंसर खराब हुआ तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। तो बताओ सेंसर अच्छा है एक्यूरेसी देने के लिए, बट सेंसर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जहां पर सेंसर लगे होते हैं गाइस, अगर वो सेंसर खराब हो जाए तो उस सिस्टम की बैंड बजा देंगे, यानी पूरे सिस्टम को अनस्टेबल कर देंगे। तो ध्यान रखना गाइस, हमारे इंडिया में हम लोग ट्रैफिक सिग्नल को ओपन लूप सिस्टम में रखते हैं ऑफ कोर्स, बट हमारे यहाँ पर ये जो ट्रैफिक सिग्नल अभी चल रहा है ये ज्यादा बेहतर है कि वो हम लोग सेंसर वाला लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो गाइस हमारे यहाँ जो चल रहा है ना यही बेहतर है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सेंसर खराब हुआ तो पूरा सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है, पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। क्योंकि सेंसर खराब हुआ तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, गाड़ियां बहुत सारी पास हो रही है बट 4 सेंसर खराब है, एक ही सेंसर चल रहा है, तो सेंसर्स को लगेगा कि यार गाड़ी तो एक ही पास हो रही है, तो वो तुरंत रेड लाइट ऑन कर देगा और सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस आप लोगों का ओपन लूप सिस्टम जो हमारे यहाँ पर बना हुआ है ट्रैफिक सिग्नल का, गाइस दिस इज मोर स्टेबल, है ना। जबकि अगर हम लोग ट्रैफिक सिग्नल हमारे यहाँ पर कौन सा वाला बनाए, क्लोज लूप, तो गाइस ध्यान रखना लेस स्टेबल विल बी देयर। तो गाइस बताओ हमारे क्लोज लूप सिस्टम को लेस स्टेबल क्यों बोला गया? इसके सेंसर की वजह से, कि सेंसर खराब हुआ सारा मामला खराब। तो ध्यान रखना गाइस, ये 3 तो यहाँ पर अच्छे पॉइंट है। ये इकलौती कमी है क्लोज लूप सिस्टम की कि ये स्टेबल कम होता है, जबकि इसकी इकलौती गाइस खासियत है कि मोर स्टेबल होता है। हियर इट इज, हियर इट इज। तो बेटा तो हम लोग स्टेबिलिटी पॉइंट किससे समझा? हमारे ट्रैफिक सिग्नल से। हियर इट इज, हियर इट इज। तो पहले बताएं गाइस, इस बोर्ड पर लिखा हुआ कि आपको हर डेटा एकदम अच्छे से क्लियर है, तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हियर इट इज, हियर इट इज। अच्छा हमारे यहाँ भी धीरे धीरे होगा, अरे अपने यहाँ तो ये चलने दो यार। एक्चुअल में हम लोग स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं ना, एक्यूरेसी बाद में, पहले स्टेबिलिटी। देखो ना, इसीलिए तो हम लोग आज भी सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं, और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। क्यों? आप लोग भी अगर अपना डिग्री या डिप्लोमा पास करके सीधे प्राइवेट में घुसोगे तो 10 साल बाद आपकी जितनी सैलरी होगी वो गवर्नमेंट वाले की नहीं होगी। तो आप लोग गेन पर काम नहीं कर रहे हो, आप लोग स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो। सो यू आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको क्या देती है? स्टेबिलिटी। तो इंडियन गवर्नमेंट आपको स्टेबिलिटी देती है गाइस, है ना, मोर स्टेबल। तो ओपन लूप ही रहने दो, क्लोज लूप बना के क्या करना है? कौन से सेंसर लगाने? हमारे यहाँ लोग समझदार हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, तो इधर 2 मिनट का वेट हो, इधर के 2 मिनट और इधर के 2 मिनट रेड लाइट का, अगर नहीं आ रही ना कोई गाड़ियां तो वेट नहीं करते हैं, खुद ही पास हो जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल वाला भी साइड में खड़े होकर देखता रहता है, हाँ ठीक है यार, इधर तो कौन सा ट्रैफिक आ रहा है। मतलब हमारे यहाँ ज्यादा लोड नहीं है, यही तो हमारी कंट्री की खासियत है, लोड लेने का नहीं और ना लोड देने का। समझ रहे हो आप लोग? हाँ। सो आई थिंक, मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो गाइस, 2 तरह के सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम इज देयर। हियर इट इज, हियर इट इज। क्लोज लूप सिस्टम में ध्यान रखना गाइस, या किसी भी कंट्रोल सिस्टम में इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी क्या लेते हैं गाइस? हम लोग 0 लेके चलते हैं, यानी सिस्टम हमारा कॉजल एलटीआई सिस्टम के लिए पूरा कंट्रोल सिस्टम डिफाइन है। हियर इट इज, हियर इट इज। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे गाइस एग्जाम में पूछा जाता है, ओपन लूप और क्लोज लूप के बीच में ही मैं आप लोगों को मेन डिफरेंसेस लिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सीधा आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ही मैं लिख रहा हूं, द प्रेजेंस ऑफ, नोट करके लिख देता हूं, क्वेश्चन हमेशा नोट करके लिख देता हूं मैं। द प्रेजेंस ऑफ negative feedback
इन अ कंट्रोल सिस्टम, किसी भी कंट्रोल सिस्टम में गैस जो आपका नेगेटिव फीडबैक है उसकी प्रेजेंस आपको क्या बताती है? प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन अ कंट्रोल सिस्टम डिफाइंस व्हाट? नेगेटिव फीडबैक का मतलब आप समझ रहे हैं गाइस, ये जो आपने फीडबैक लिया है गाइस, ये सेंसर, ध्यान रखना ये जो पाथ सीधा सीधा जा रहा है, एरो का काफी रोल रहेगा गाइस कंट्रोल सिस्टम में, जो सीधा सीधा इनपुट से आउटपुट जा रहे हैं इसे फॉरवर्ड पाथ कहते हैं, और ये जो उल्टा आ रहा है इसे फीडबैक पाथ कहते हैं। कैसे? फीडबैक जनरली हम लोग नेगेटिव लेते हैं इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस करने के लिए, ताकि एरर मिल सके। और नेगेटिव फीडबैक का और भी हमारे पास कई सारे पर्टिकुलर रीजन है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। बट अभी समझो गाइस, हम लोग जो ये फीडबैक ले रहे हैं वापस जो पीछे से आ रहा है, इस फीडबैक को गाइस जनरली हम लोग माइनस का लेते हैं ताकि इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करवा सकें, इसे हम लोग नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम में जब नेगेटिव फीडबैक का प्रेजेंस हो, यानी नेगेटिव फीडबैक हमारे पास अवेलेबल हो, तो उससे क्या क्या चीजें होंगी। तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है गाइस, ध्यान से समझना। इससे सबसे पहला पूछा जाता है, बताओ एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा बताओ, आप लोगों ने फीडबैक लिया है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू द ओपन लूप। यानी जब नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा तब ओपन लूप सिस्टम, और जब नेगेटिव फीडबैक होगा तब क्लोज लूप सिस्टम। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताओ नेगेटिव फीडबैक की प्रेजेंस में क्या क्या होगा, यानी एक्यूरेसी बढ़ेगी कि घटेगी। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है बैंडविड्थ। अब गाइस इसमें से आधी से ज्यादा चीजें तो हमारे पास बाद में आएगी, बट अभी यहाँ पर ओपन लूप क्लोज लूप का कंपैरिजन चल रहा है, तो मैं यहीं पे लिखवाना पसंद करूंगा इसे। इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटीज, इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटीज। चौथा डिस्टॉर्शन, पांचवा सेंसिटिविटी, छठा स्टेबिलिटी, सातवां इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है गाइस, है ना। हाँ, इनमें से दो तीन क्वेश्चन को छोड़कर हम लोग सबका आंसर अभी दे सकते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना। हाँ, जैसे आप लोगों के लिए नए वर्ड, एक तो सेंसिटिविटी एक नया वर्ड हो जाएगा, है ना, एक बैंडविड्थ नया वर्ड हो जाएगा, बाकी सबके आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इनके आंसर अभी लिखवा देंगे, फिर बाद में समझा देंगे, है ना। टेंडेंसी टूवर्ड्स इनस्टेबिलिटी, हियर इट इज, हियर इट इज। तो पहले तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर करो। बताओ हमको आंसर क्या करना है, हमारे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यानी कि हमारे क्लोज लूप सिस्टम के बारे में बताना है, ओपन लूप के कंपैरिजन। बताओ एक्यूरेसी बढ़ेगी कि घटेगी क्लोज लूप में, बैंडविड्थ बढ़ेगी कि घटेगी। बैंडविड्थ तो अभी आपको नहीं बताया, तो जितनी चीजें बताएं उसके हिसाब से आंसर कर सकते हो। तो बताओ 1 वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, शॉर्ट में लिख दो ACC यानी एक्यूरेसी, और एरो का साइन लगा दो जैसे अभी स्वाति ने दिया है। सब लोग देंगे, देखो कितने लोग कितने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं आप लोग। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ट्राई टू गिव द आंसर। सो सबसे पहले तो एक्यूरेसी के बारे में दें भाई सब लोग, है ना। क्या अभी बताया, देखो क्लोज लूप सिस्टम गाइस बताओ मोर एक्यूरेट होता है क्या, पहला ही पॉइंट लिखा है। सेकंड पॉइंट मोस्ट एक्यूरेट होता है। तो गाइस बताओ आपका क्लोज लूप सिस्टम क्या बढ़ाएगा, एक्यूरेसी बढ़ाएगा। तो गाइस सबसे पहली बात तो एक्यूरेसी इंक्रीजेस, ना इतना लिख दूं, इंक्रीजेस लिखने की जरूरत नहीं, आई थिंक एरो से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा दिक्कत याद है, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं भाई, लिखना क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की प्रेजेंस क्या करवाएगी। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब है क्लोज लूप सिस्टम है यार, क्लोज लूप सिस्टम के आंसर देने हैं कंपेयर टू व्हाट, ओपन लूप सिस्टम। तो बेटा बताओ नेगेटिव फीडबैक आपका एक्यूरेसी को क्या करेगा, इंक्रीज। बैंडविड्थ पर बाद में बात करेंगे, इस बैंडविड्थ के बारे में हमको नहीं पता। तीसरा चलते हैं, शुभम ने दिए हैं आंसर, देखो सब, है ना। हाँ, सेकंड छोड़ देते हैं अभी बैंडविड्थ, तीसरे पे आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटीज। बेटा बताओ नॉन लीनियर है कि लीनियर है, तो आप लोग को लिखवा रखा है दिस इज मोर लीनियरिटी, मोर लीनियरिटी शो करता है, लीनियर ज्यादा है, यानी नॉन लीनियरिटी क्या होगी इसमें, कम होगी, है ना। तो कैसे बताओ इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटीज क्या होगा, इसमें कम होगा। क्यों, क्योंकि नॉन लीनियरिटीज नहीं है, ये लीनियर सिस्टम है ना। हाँ, हियर इट इज, हियर इट इज। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। आ रहा है सब लोगों का, आ रहा है। चौथा डिस्टोर्शन, गैस बताओ डिस्टोर्शन ज्यादा है कि कम है, डिस्टोर्शन कह दो या डिस्टर्बेंस। गैस बताओ, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है क्लोज लूप में, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है यानी डिस्टोर्शन कम होगा, यानी डिस्टर्बेंसेस का इफेक्ट कम रहेगा, है ना।
सो गाइस ध्यान रखना, डिस्टरबेंस या डिस्टॉर्शन का इफेक्ट कम होगा क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है ना। हाँ, सो गाइस एक्यूरेसी अच्छी है इसलिए डिस्टॉर्शन या डिस्टरबेंस का इफेक्ट कम होगा। सेंसिटिविटी अभी छोड़ देते हैं, स्टेबिलिटी पर आ जाइए गाइस। 6th वन, स्टेबिलिटी के मामले में गाइस बताओ, अभी हम लोगों ने देखा, बताओ हमारा क्लोज लूप सिस्टम में एक ही तो दिक्कत है, लेस स्टेबल है। बस ये एक ही दिक्कत है इकलौती क्लोज लूप सिस्टम में, क्या? लेस स्टेबल है। तो गाइस बताओ इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। क्लोज लूप सिस्टम में सिर्फ एक ही दिक्कत है, स्टेबिलिटी कम होती है। याद है इस एक इशू की वजह से हम लोग जो हमारे पर्टिकुलर टोटल 7 चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल में, 7 में से 3 चैप्टर 4 चैप्टर तो अकेले स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी 3 से 4 सब आपके जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। हियर इट इज, हियर इट इज। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, नाम तो देखा ही नहीं, क्या पूछा है स्टेबिलिटी के बाद? इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो गाइस वही, एक्यूरेसी अच्छी है तो डिस्टर्बेंस का इफेक्ट कम होगा। हियर इट इज, हियर इट इज। इस लास्ट पॉइंट का आंसर दो आप लोग, इसे समझना काफी मुश्किल। 7वें वाले का आंसर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोग सही देंगे, है ना। 7th वाले का जैसे कि अभी तक आया है, अरे ए शूटर 7th वाले का नहीं, सॉरी 8th वाले का ना। हाँ, क्या दिया है? ए शूटर ने दिया है हाई, बाकी लोग बोले भाई। ऐसे देखो क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी टुवर्ड्स इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी की तरफ झुकाव। टुवर्ड्स यानी की तरफ, और टेंडेंसी यानी झुकाव, यानी ज्यादा झुकाव या ज्यादा लगाव है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी का उल्टा होता है, यानी अनस्टेबिलिटी की तरफ। तो गैस बताओ ये सिस्टम अनस्टेबल है क्या, यानी इनस्टेबिलिटी की तरफ इसकी टेंडेंसी ज्यादा है क्या? हाँ गैस, इसकी स्टेबिलिटी कमजोर है, यानी कि इनस्टेबिलिटी की तरफ इसकी टेंडेंसी ज्यादा रहती है, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं, इनस्टेबिलिटी की तरफ। ये स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट ना। हाँ, हियर इट इज, हियर इट इज। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो पहले बताओ यहां तक जितने लिखे हैं, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू और नॉट? बोलो 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 तुरंत प्रभाव से, दीज आर क्लियर टू यू और नॉट? ये इनस्टेबिलिटी वाला पॉइंट क्लियर है? इनस्टेबिलिटी का मतलब है जस्ट स्टेबिलिटी का उल्टा। तो गाइस बताओ स्टेबिलिटी घट रही है यानी इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। सिस्टम के अनस्टेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं, टेंडेंसी टुवर्ड्स इनस्टेबिलिटी ज्यादा है। हियर इट इज, हियर इट इज। बहुत ही बढ़िया, चलेंगे गाइस आगे, बहुत ही बढ़िया। अब जो दो बच गए हैं, बैंडविड्थ और सेंसिटिविटी। सबसे पहले मैं बैंडविड्थ पर बात कर लेता हूँ गाइस, है ना। कहाँ है? ये रही बैंडविड्थ, है ना। बैंडविड्थ पर बात कर लेता हूँ, तो गाइस आगे जाके पढ़ाऊंगा। आप लोगों का ओपन लूप सिस्टम गाइस जो है, उसमें देखो आप लोगों के पास सिर्फ फॉरवर्ड पाथ है, सिर्फ फॉरवर्ड पाथ। फीडबैक पाथ नाम का कोई प्राणी नहीं है। तो ध्यान से गाइस, आप लोगों का ओपन लूप का गेन जब हम लोग लिखते हैं, ओपन लूप सिस्टम का गाइस हम लोग जब गेन लिखते हैं, या कहो तो ट्रांसफर फंक्शन भी हम लोग इसको कह देते हैं गाइस, ये जी होता है। जी यानी फॉरवर्ड पाथ। ध्यान रखना, पूरे कंट्रोल सिस्टम में फॉरवर्ड पाथ को जी से डिनोट करेंगे और फीडबैक पाथ को एच से। तो गैस ध्यान रखना, जब हम ओपन लूप गेन नहीं गैस कौन सा लिखते हैं, हमारा क्लोज लूप गेन। तो बेटा बताओ, क्लोज लूप में तो ओपन लूप वाला जी, वो फॉरवर्ड पाथ गेन जी भी आएगा, फॉरवर्ड पाथ का भी आएगा और फीडबैक पाथ भी। तो गैस ध्यान रखना, फॉरवर्ड पाथ को तो हम जी से डिनोट करते हैं और फीडबैक पाथ को हम लोग यहाँ एच से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला बनता है, ये हम आगे जाके डिराइव करेंगे। पहले मुझे बताओ इन दोनों गेन में से गैस किसकी वैल्यू ज्यादा है, या कंपैरेटिवली मुझे तो सिर्फ क्लोज लूप का आंसर देना है। बताओ क्लोज लूप का गेन कंपैरेटिवली ओपन लूप से कम है कि ज्यादा है? तो गाइस बताओ, दोनों का न्यूमिनेटर सेम है, जी और जी। बट आपके क्लोज लूप में डिनोमिनेटर में गाइस ये 1 प्लस यानी 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, जो आप लोगों के ओवरऑल गेन को ओपन लूप के कंपैरिजन में कम कर देगी। भाई आप लोगों का जब 1 प्लस यानी 1 से बड़ी वैल्यू से जब कभी कोई वैल्यू डिवाइड होगा, तो गाइस बताओ 1 से बड़ी वैल्यू आपके ओवरऑल गेन को आप लोगों का क्या कर देगा, कम कर देगा। आप लोगों को बड़ा अच्छे से याद रहना चाहिए गाइस, आपका गेन और बैंडविड्थ का मल्टीप्लिकेशन हर जगह कांस्टेंट होता है। कौन गाइस? गेन और बैंडविड्थ का मल्टीप्लिकेशन विल बी कांस्टेंट। हियर इट इज, हियर इट इज। अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो गाइस बताओ, क्लोज लूप सिस्टम में हमारा गेन कंपैरेटिवली कम आ रहा है, बट ध्यान रखना बैंडविड्थ ज्यादा होगी। जस्ट रिमेंबर गाइस, सो जस्ट रिमेंबर दिस इज द रिलेशन गाइस जो आप लोगों को अपने कंट्रोल सिस्टम के लिए देना है। जहां पर भी गेन ज्यादा, सॉरी गेन कम होगा गाइस, ध्यान रखना वहां पर बैंडविड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। सो जस्ट लिसन गाइस वेरी केयरफुली। ओपन लूप सिस्टम का तो गाइस ध्यान रखना ओवरऑल गेन ज्यादा है, बट क्लोज लूप की मैं बात करूं, आप सीधे क्लोज लूप पे बात करो, ओपन लूप पे नहीं। तो गैस बताओ, क्लोज लूप में डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स ओवरऑल गेन कम हो जाएगा। गेन कम होगा तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन को कांस्टेंट रखने के लिए गैस बैंडविड्थ को हाई होना पड़ेगा। तो जस्ट रिमेंबर गैस, आपके क्लोज लूप सिस्टम की बैंडविड्थ क्या होती है, हाई होती है। हियर इट इज, हियर इट इज, कंपेयर टू द व्हाट, क्लोज लूप। हियर इट इज, हियर इट इज।
दिस शुड बी वेरी क्लियर। सर डिस्टॉर्शन बता दीजिए, बाकी समझ में गए। बेटा डिस्टॉर्शन का मतलब डिस्टरबेंस है। एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी क्लोज लूप सिस्टम की ज्यादा होती है, तो एक्यूरेसी ज्यादा होने के लिए उसमें डिस्टॉर्शन या डिस्टरबेंस का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, है ना, तभी तो एक्यूरेसी ज्यादा है ना, क्योंकि उसने अपने डिस्टॉर्शन या डिस्टरबेंस के इफेक्ट को कम कर दिया है। हियर इट इज, हियर इट इज। क्लियर होगा, ठीक है ना गाइस, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, गेन कम रहता है क्लोज लूप सिस्टम में, ओपन लूप सिस्टम के कंपैरिजन में गेन कम रहता है, बट बैंडविड्थ ज्यादा रहेगी। हियर इट इज, हियर इट इज। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, दैट्स ओके। ये हो गया गाइज हमारे बैंडविड्थ के बारे में। तो आप लोगों से कभी गेन के बारे में भी पूछ ले, भाई ओपन लूप और क्लोज लूप में गेन किसका कम है किसका ज्यादा है, तो आई थिंक वो भी आपको याद रहेगा गाइज। गेन किसका, आपका क्लोज लूप का गाइज गेन जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, सॉरी क्लोज लूप का कम है, गेन कम है और बैंडविड्थ ज्यादा है। आई थिंक ये पॉइंट भी याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। हियर इट इज, हियर इट इज। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंसिटिविटी वाला, है ना। सेंसिटिविटी वाला ये जो टॉपिक है गाइस, पूरा सेंसिटिविटी टॉपिक ही आएगा हमारे पास, ये हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर आएगा। सेंसिटिविटी के बारे में मैं बता दूं गाइस, सेंसिटिविटी इसे वहां पर मैं पूरे फॉर्मूलाज वगैरह से डेराइव करूंगा, अभी सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो ध्यान रखना गाइस, जब भी आप लोग सेंसिटिविटी निकालते हैं, तो गाइस अगर आप सेंसिटिविटी ओपन लूप सिस्टम की निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। सो गाइस इसे ध्यान रखें आप लोग, ओपन लूप के लिए गाइस सेंसिटिविटी जो होती है वो 100% होती है। 1 होती है, 1 का मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100%। तो ध्यान रखना गाइस, ओपन लूप की सेंसिटिविटी हाईएस्ट होती है, 100% इज द हाईएस्ट। और अगर आप लोग यही सेंसिटिविटी अपने क्लोज लूप सिस्टम के लिए निकालते हो, तो ध्यान रखना गाइस, इसकी सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, दिस इज G/1 प्लस GH, सॉरी 1/1, G/1 1/1 प्लस GH इज देयर। ध्यान रखना गाइस, यहाँ 1 से में ऐड होने वाली वैल्यू, स्पेसिफिकली GH की वैल्यू गाइस 1 से बहुत ज्यादा होती है। तो आपके GH की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से, 1 को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, 1/GH में गाइस GH बहुत ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल क्लोज लूप की सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है। तो ये फॉर्मूला हम लोग आगे जाके थर्ड चैप्टर में डेराइव करेंगे, दिस इज 1/1 प्लस GH, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। तो ध्यान रखें गाइस, सबसे मेन आपको तो सिर्फ ये याद रखना है, एक तो ये याद रखो कि ओपन लूप सिस्टम की सेंसिटिविटी 100% होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। कैसे होती है थर्ड चैप्टर में डेराइव करेंगे। और क्लोज लूप की सेंसिटिविटी ऑफ कोर्स गाइस 100 से ऊपर तो कोई जाएगा नहीं, तो ऑफ कोर्स क्लोज लूप की सेंसिटिविटी क्या होगी गाइस, कंपैरेटिवली कम होगी। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, सेंसिटिविटी आपके क्लोज लूप सिस्टम की क्या होती है, कम होती है। हियर इट इज। तो ये दो चीजें हैं, बैंडविड्थ और सेंसिटिविटी, इनको हम आगे जाके वैसे भी काफी डिटेल में बात करेंगे, बट अभी बाकी आपके बैंडविड्थ और सेंसिटिविटी के अलावा बाकी पॉइंट्स के आंसर तो आपने खुद ने दिए मेरे ख्याल से। आई थिंक एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। हियर इट इज, हियर इट इज। तो तुरंत प्रभाव से बताएंगे गाइस, मैंने आज आप लोगों को अभी तक सिर्फ 2 पेज पढ़ाए, जिसमें आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम का एकदम बेसिक क्लियर कर दिया है। कंट्रोल सिस्टम के दो तरह के सिस्टम यूज करते हैं, एक ओपन लूप सिस्टम और एक क्लोज लूप सिस्टम। दोनों में मेन कंपैरिजन किसका है, तो गाइस कंपैरेटर और सेंसर इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, वो इसमें नहीं होते। कंपैरेटर और सेंसर का काम क्या है, सेंसर तो आपके आउटपुट को सेंस करके लाता है, और कंपैरेटर आपके इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करवा के एरर सिग्नल देता है, और एरर सिग्नल मिलने पर आप लोग अपना कंपैरेटिवली कंट्रोलर की हेल्प से तुरंत प्रभाव से एरर को क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, सिस्टम को मोर एक्यूरेट बना सकते हो। हियर इट इज, हियर इट इज। ओपन लूप और क्लोज लूप में कुछ कंपैरिजंस मैंने जैसे 4 कंपैरिजन तो यहाँ पर लिखे हैं, बाकी कुछ कंपैरिजंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। मेरे ख्याल से एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। 8 इसके अलावा ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में एक इकलौता क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे कंट्रोल सिस्टम में जो सबसे मेन थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब मैंने आज आप लोगों का कवर कर दिया है। अभी बताओ इस पेज पर कोई डाउट हो तो, अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर अप टू योर, क्लियर ओपन लूप एंड क्लोज लूप, क्लियर 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 क्लियर। कोई डाउट इस पेज पर? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और इस पेज पर कोई डाउट, इस पेज पर कोई डाउट आप लोगों को? एवरीथिंग क्लियर? इनके आंसर आप लोगों ने दिए हैं, सिर्फ बैंडविड्थ और सेंसिटिविटी मैंने बताया, जिनको आगे जाके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। हियर इट इज, हियर इट इज। आ जाएंगे गाइस, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे हमारे, ये हो गया कंट्रोल सिस्टम का एकदम बेसिक्स। अब शुरू करते हैं कंट्रोल सिस्टम। अभी कंट्रोल सिस्टम होता क्या है वो बताया है कि भाई 2 तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। कंट्रोल सिस्टम जिसके आउटपुट को आप कंट्रोल कर सके कंट्रोलर के थ्रू, वैसे तो सिस्टम होता है, सिस्टम के आगे कंट्रोलर लगा दिया तो कंट्रोल सिस्टम।
अब ये कंट्रोल सिस्टम भी दो टाइप का है, ओपन लूप और क्लोज लूप, दोनों आप लोगों को बता दिए। अब गाइस इस पूरे कंट्रोल सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस कंट्रोल सिस्टम को हम लोग चैप्टर वाइज बात करें तो हमारा सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? सो द फर्स्ट चैप्टर नेम इज, सबसे पहले चैप्टर में गाइस हम लोग जो पढ़ेंगे इसका नाम होगा ट्रांसफर फंक्शन। काफी लोग बोलते हैं सर बुक्स बता दो, कौन सी बुक रेफर करें? मत करो यार, जरूरत ही नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बस। तो प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी पर्टिकुलर बुक से आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप लोगों को दो रेफरेंस बुक बता देता हूँ, इनमें से कर लेना, या तो AK जयरथ या BS मानके, है ना। दोनों के अंदर आप लोगों की प्रैक्टिस दे रखी है ना। पावर सिस्टम भी ऑनगोइंग चल रहा है, पावर सिस्टम की भी रेफरेंस बुक पूछते हैं भाई। पावर सिस्टम रेफरेंस बुक लिखने का किसी को शौक भी रहता है तो मैं लिखवा देता हूँ। देखो गाइस आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम का लिख लो, बाकी मैं यही कहूंगा बुक के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, आजकल इतना ऑनलाइन मटेरियल आप लोगों के पास है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, नथिंग एल्स, है ना। हाँ, तो कंट्रोल सिस्टम में गाइस आप लोग अपना BS मान के करें अगर आपको पढ़ने हैं तो, है ना। हाँ, ये आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए, थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए गाइस AK जयरथ है, और भी है गाइस अच्छी बुक्स हैं, लेकिन मैं उनको प्रेफर नहीं करूंगा, फिर ज्यादा बड़ा लोचा हो जाएगा, है ना। हाँ, जैसे कि हमारे पास बात करें तो वो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मतलब टू मच टिपिकल क्वेश्चन है ना। हाँ, तो नहीं जाना उन पे ना। हाँ, जो आपकी मेनली गेट लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कुल मिला के, है ना। हाँ, आप लोगों को AE की प्रिपरेशन में कुछ नहीं है, मैंने कवर आपको सारा लेवल किया है, डोंट वरी, है ना। लेवल आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम में आप लोग गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन भी लगाओगे, डोंट वरी। तो आप सीधे क्वेश्चन लगाना ना, किसी बुक के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट गाइस पावर सिस्टम की भी बात कर लूं तो पावर सिस्टम में आप लोग जनरली पढ़ते हैं गाइस, एक तो रेफरेंस बुक ले लेते हैं पहले, CL वाधवा है, लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाती है ना। सेकंड आप लोगों का नागराथ एंड कोठारी है ना। हाँ, नागराथ कोठारी, नागराज साहब तो रहे नहीं, कोठारी साहब अभी जिंदा हैं, अभी मैं मिला था पिछले महीने, हालत इनकी भी थोड़ी टाइट है ना। हाँ, तीसरा है हमारे CL वाला D दास करके एक बुक आती है, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट, है ना। हाँ, ये कुछ रेफरेंसेस बुक हैं, बट मैं कहूंगा जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पढ़ो और सीधे क्वेश्चन लगाओ यार, है ना। सर इनको कैसे पढ़ना है, बाई चांस अगर पढ़ने की कोशिश करे, कोई थ्योरी व्योरी नहीं पढ़नी है, सीधा इनके क्या करो, क्वेश्चंस लगाओ। क्या लगाओ इनके, सीधे एग्जांपल्स लगाओ, है ना। तो एग्जांपल्स लगाओ, फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लगाओ, है ना। हाँ, चलिए बात करते हैं गाइस, जैसा कि मैंने कहा सबसे चैप्टर 1, सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गाइस, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। ये क्यों पढ़ेंगे सर सबसे पहले? देखो गाइस, हमको सबसे पहले एक फिजिकल सिस्टम डिजाइन करना है, कंट्रोल सिस्टम पढ़नी है तो अभी दो तरह के कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, उसमें आप लोगों का पहले बनाया जाता है एक फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं तो गाइस ध्यान रखना, हम किसी भी फिजिकल सिस्टम को उसके ट्रांसफर फंक्शन से डिनोट करेंगे। यानी अभी तक आप लोग जब भी फिजिकल सिस्टम बनाते थे तो बॉक्स में फिजिकल सिस्टम लिखते थे, गाइस अब ध्यान रखना फिजिकल सिस्टम नहीं लिखोगे, अब उसकी जगह TF लिखोगे। TF का मतलब ट्रांसफर फंक्शन। तो फिजिकल सिस्टम को गाइस ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग कंट्रोल सिस्टम में फिजिकल सिस्टम बनाते हैं। फिजिकल सिस्टम का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम। तो गाइस कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम अपना कुछ एक यूनिक कोड लेके चलेगा, तो गाइस ध्यान रखो यूनिक कोड कोई और नहीं, ट्रांसफर फंक्शन ही होता है ना। हाँ, तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन इज देयर। सपोज आप लोगों का एक न्यू बॉर्न बेबी है, सपोज वी ह्यूमन बीइंग, अच्छा ये तो बता दो यार, ह्यूमन बीइंग एक बेस्ट एग्जांपल है, बताओ ओपन लूप सिस्टम है कि क्लोज लूप सिस्टम है? व्हाट डू यू से अबाउट इट? ह्यूमन बीइंग इज द कंट्रोल सिस्टम, बताओ कौन सा सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है या क्लोज लूप सिस्टम है? ह्यूमन बीइंग बताओ, हम लोग क्या सेंस कर सकते हैं क्या? कोई हमको पिंच होता है तो भी तुरंत सेंस हो जाता है, इट मींस हमारे बॉडी में सेंसर्स हैं, यानी वी आर द क्लोज लूप सिस्टम, है ना। क्या है हम लोग? क्लोज लूप सिस्टम है। अब गाइस बताओ, सपोज आप लोगों का एक छोटा सा बेबी, बताओ हर बेबी क्या एक पर्टिकुलर फिजिकल सिस्टम है ना। कोई भी एक बेबी है गाइस, उस पर्टिकुलर बेबी का भी एक पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन होगा, उसको डिफाइन करेंगे तो यानी उसका खुद का DNA होता है। बताओ हर बंदे के अंदर उसका यूनिक क्या होता है, उसका खुद का DNA होता है ना। तो गाइस हर बेबी का यानी हर इंसान का अलग अलग DNA होता है। तो सपोज गाइस ये अभी हमारा कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ है, ये छोटा सा बेबी है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हम लोग पहले डिफाइन कर रहे हैं। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब ये इसका DNA हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स ओके। ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है तो गाइस हम लोग इसको हमारे पर्टिकुलरली पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में। ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है गाइस, मैं इसको अभी लिख देना चाह रहा हूँ, दिस इज आउटपुट बटा इनपुट ना गाइस, वो भी कौन से डोमेन में? तो ध्यान रखना गाइस, हम लोगों को यहाँ पर सिग्नल एंड सिस्टम का कोई और पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म तो नहीं, यानी जेट ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं, सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म काम में आएगा। वो भी फर्स्ट चैप्टर में नहीं आएगा, सेकंड चैप्टर में काम आएगा। जब मैं सेकंड चैप्टर शुरू करूंगा ना, तब आपको पहले मैं
आधा 1 घंटा सिग्नल सिस्टम पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ आ जाएंगे। तो हमारा सबसे पहली बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला आउटपुट बटा इनपुट याद कर लेते हैं। ध्यान रखना गाइस, आउटपुट बटा इनपुट ही नहीं, आउटपुट इन एस डोमेन बटा इनपुट इन एस डोमेन, दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला। हियर इट इज। और सबसे मेन कंडीशन ध्यान रखना, ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपका सिस्टम का इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी या इनिशियल कंडीशन क्या होना चाहिए गाइस? That should be 0. So just remember guys, this is the initial condition, that should be 0. ये एक मस्ट कंडीशन है गाइस ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, कि आपका इनिशियल कंडीशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो गाइस ये आपके ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है, आउटपुट इन एस डोमेन बटा इनपुट इन एस डोमेन। हियर इट इज, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, इनिशियल कंडीशन हो गई है, दैट्स ओके। अब गाइस मैं इसको स्टार लगा देता हूं, बाकी हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को वापस से लिखेंगे जब हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताओ, आप लोगों ने एक पर्टिकुलर सिस्टम डिफाइन कर लिया, ट्रांसफर फंक्शन, इसको निकालने के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? तो गाइस 3 मेथड हम लोग पर्टिकुलरली ट्रांसफर फंक्शन को निकालने के लिए पढ़ते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर में गाइस 3 मेथड पढ़ेंगे। क्या क्या 3 मेथड पढ़ेंगे? तो गाइस पहला मेथड आप लोग पढ़ेंगे, दैट इज आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है ना, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इज देयर, हियर इट इज, जिसको शॉर्ट में आप लोग बीडीआर कहेंगे। दूसरा मेथड गाइस आप लोग यहाँ ट्रांसफर फंक्शन को निकालने के लिए पढ़ेंगे एसएफजी, बोले तो सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड है ना। तो ये सब हम लोग हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे गाइस, है ना। तीसरा मेथड गाइस हम लोग यहाँ ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए पढ़ेंगे, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। हियर इट इज, मैथमेटिकल मॉडलिंग इज देयर, हियर इट इज। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो ये 3 तरह के हम लोग मेथड पढ़ेंगे गाइस इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, इनमें सबसे बेस्ट जो होगा गाइस, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, वो है सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। हियर इट इज। बाकी भी आएंगे सही, बट वो वाला सबसे प्रेफरेबल होगा, आपका सबसे फेवरेट होगा। देखते हैं अभी सेकंड चैप्टर गाइस, जब हम लोग किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, यानी किसी बेबी का डीएनए हम लोगों ने चेक कर लिया भाई, हाँ ये हमारा बेबी है, यानी ये एक बच्चा है। अब गाइस इसका हम बिहेवियर चेक करेंगे। बिहेवियर का मतलब है इसका हम लोग आउटपुट चेक करेंगे। इसके लिए हम लोग उसको अलग अलग टाइप के इनपुट देते हैं, यानी बचपन से उसे अलग अलग टाइप की चीजें सिखाई जाती है। तो बताओ, ये हमारा सिस्टम है, इसे अलग अलग टाइप के इनपुट देंगे। ये देखो इनपुट है। बताओ, फर्स्ट चैप्टर में जैसे ट्रांसफर फंक्शन निकला, सेकंड चैप्टर में इसको अलग अलग टाइप के इनपुट देने हैं। क्या देने? इनपुट देने हैं। अलग अलग टाइप के इनपुट दोगे तो कैसे इससे अलग अलग टाइप के आउटपुट देगा। यानी आपने उसको बोला बेटा हेलो बोलो अंकल को, और बच्चे ने धर दी। बच्चा खतरनाक है भाई। तो गाइस ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करेगा। आप इनपुट तो 2 तरह के बच्चों को दे रहे हो, एक को बोल रहे हो बेटा अंकल को हेलो बोलो, वो बोल रहा है हेलो अंकल, और दूसरा बच्चा जैसे बोला अंकल को हेलो बोलता है, खींच के झापड़ दे दी। यानी कि इनपुट आप दोनों बच्चों को सेम दे रहे हो। तो इनपुट तो आप लोग गाइस ध्यान रखना कॉमन देंगे अलग अलग तरह के सिस्टम को। अब उसका ट्रांसफर फंक्शन यानी आपका सिस्टम डिफाइन करेगा कि उससे आउटपुट क्या मिलने वाला है। ध्यान रखना गाइस, हम लोग हमारा सिस्टम जो हमने डिजाइन किया वो कैसे बिहेवियर का है, यानी कि बच्चा कौन से नेचर का है, इंसान कौन से नेचर का है, उसको गाइस अलग अलग तरह के इनपुट दिए जाते हैं और उसके आउटपुट यानी उसके रेस्पॉन्सेज देखे जाते हैं। यार ये तो खतरनाक बच्चा है, झापड़ मारता है सीधे। तो गाइस आप लोग यहाँ से आउटपुट को गाइस आप लोग रेस्पॉन्स कहेंगे। अब गाइस ध्यान रखना, ट्रांसफर फंक्शन तो एस डोमेन में चल रहा है, बट हम लोग एस डोमेन में क्यों लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन को? क्योंकि एस डोमेन गाइस आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाता है, बट चीजों को समझते गाइस हम लोग टाइम डोमेन में है। टाइम डोमेन का मतलब है कि किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, 5 साल की एज में कैसे कर रहा है, 10 साल की एज में कैसे कर रहा है। तो ध्यान रखना गाइस, आप लोग सेकंड चैप्टर में करेंगे क्या, फर्स्ट चैप्टर में जो ट्रांसफर फंक्शन निकला है उसको अलग अलग टाइप के इनपुट देंगे। इनपुट देकर उसके आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट का मतलब क्या चेक करेंगे? रेस्पॉन्स चेक करेंगे, रेस्पॉन्स चेक करेंगे। और इन रेस्पॉन्स को गाइस बताओ कौन से डोमेन में चेक करेंगे? टाइम डोमेन में चेक करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना गाइस, द होल कैलकुलेशन विल बी डन इन विच डोमेन? टाइम डोमेन इज देयर। तो ध्यान रहे गाइस, हम लोग टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस यानी टाइम डोमेन में एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान रखना गाइस, हम लोगों को सेकंड चैप्टर में करना क्या है, आपने जो फर्स्ट चैप्टर में ट्रांसफर फंक्शन बनाया है, किसी भी सिस्टम को डिफाइन किया, उसे अलग अलग टाइप के इनपुट देकर हम उसका आउटपुट का रेस्पॉन्स का एनालिसिस करेंगे गाइस। और वो भी कौन से डोमेन में करेंगे? टाइम डोमेन में। इसके लिए गाइस यहाँ से जो एस डोमेन में आएगा उसका इनवर्स लाप्लास हम लोग ले लेंगे। हियर इट इज। तो गाइस टाइम डोमेन में हम लोग इसके आउटपुट का यानी इसके रेस्पॉन्स का एनालिसिस करेंगे। अब बताओ, जैसे कि फैन है, मैं जैसे इसको इनपुट देता हूं, बताओ मैंने स्विच ऑन किया, बताओ हम लोग यहाँ पर इनपुट ही तो दे रहे हैं। तो गाइस सपोज ये हमारा फैन है, ये भी एक फिजिकल सिस्टम, मैंने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, सिस्टम डिफाइन कर लिया फर्स्ट चैप्टर में। अब मैं जैसे स्विच ऑन करके इसको इनपुट दूंगा, गाइस बताओ इनपुट देते ही सबसे पहले कौन से स्टेट में जाएगा? बताओ इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी सबसे पहले किसमें गया? ट्रांजिएंट में। फाइनली गाइस जब ये फुल स्पीड पकड़ लेगा तो फिर इसका मतलब ये किसमें चला गया? स्टडी स्टेट में। तो ध्यान से गाइस,
जब आप लोग अपने रेस्पॉन्स का एनालिसिस करते हो किसी भी सिस्टम को इनपुट देकर, ये देखो इनपुट देकर, यानी मैंने स्विच ऑन करके आपके फैन को स्टडी किया, यानी इसके आउटपुट का स्टडी मैं कर रहा हूं, तो गाइस सबसे पहले मैं इसका ट्रांजिएंट स्टेट का स्टडी करूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका सिस्टम किसमें, कौन सी कंडीशन में जाएगा? गाइस ट्रांजिएंट स्टेट में जाएगा, और ट्रांजिएंट के बाद गाइस ये फाइनली किसमें चला जाएगा? स्टडी स्टेट में। तो ध्यान रखिए गाइस, हमारे पर्टिकुलरली किसी भी रेस्पॉन्स के हमेशा दो पार्टीशंस होंगे, एक होगा ट्रांजिएंट और एक होगा स्टडी स्टेट। सर ट्रांजिएंट वाले पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो ध्यान से ट्रांजिएंट वाले पार्ट में हम लोग, जब ये ट्रांजिएंट स्टेट में होगा तो हम लोग हमारे कंट्रोल सिस्टम में इसमें गैस 5 चीजें कैलकुलेट करेंगे। सर वो क्या क्या है? तो गैस हम लोग इसमें डिले टाइम कैलकुलेट करेंगे, इसका राइज टाइम कैलकुलेट करेंगे, इसका पीक टाइम कैलकुलेट करेंगे, इसका सेटलिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, और इसका पीक ओवरशूट कैलकुलेट करेंगे। अब ये पांचों चीजें सर होती क्या है? तो गैस इसको हम चैप्टर में डिफाइन करेंगे। बस ये ध्यान रखना गैस, मैं आपसे पूछूं, बताओ इन पांचों की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए कि कम से कम होनी चाहिए? तो बताओ आप लोग क्या चाहते हो? ट्रांजिएंट स्टेट ज्यादा से ज्यादा समय के लिए सिस्टम में रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? मतलब आपने स्विच ऑन किया तो आप क्या चाहते हो? फैन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाए या तुरंत बढ़ाकर आपकी फुल स्पीड पहुंच जाए? भाई गर्मी लग रही थी इसीलिए तो स्विच ऑन किया था, तो हम तो चाहते हैं फैन तुरंत अपनी फुल स्पीड पकड़ ले और मस्त हवा है। तो हम लोग ट्रांजिएंट का जो टाइम होता है ना, बीच का जो ट्रांजिएंट स्टेट होता है, हम चाहते हैं कम से कम समय के लिए अवेलेबल रहे। तो वैसे जितने भी है ना, टीडी, टीआर, टीपी, टीएस, यानी डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक ओवरशूट, गाइस सब के सब हम लोग हमेशा सिस्टम में चाहेंगे कि कम से कम हो। हियर इट इज। एंड व्हाट अबाउट द स्टडी स्टेट? स्टडी स्टेट ज्यादा से ज्यादा समय के, मतलब स्टडी स्टेट में क्या कैलकुलेट करेंगे? तो गैस ट्रांजिएंट में तो हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम के लिए ट्रांजिएंट में। स्टडी स्टेट में सबसे मेन चीज क्या रहती है? तो गैस स्टडी स्टेट में यानी फाइनल स्टेट में जाने के बाद हम लोग सिर्फ इतना चेक करते हैं कि हमने इसको इनपुट दिया था 10 आरपीएम पे रोटेट करने के लिए, बट इसका फाइनल स्टडी स्टेट आउटपुट आया कितना? तो सपोज 9 आरपीएम ही आया। तो गैस बताओ 10 और 9 का जो डिफरेंस है, यानी आपके इनपुट और फाइनल आउटपुट का जो डिफरेंस है, ये कहलाता है एरर। तो गैस बताओ हम लोग स्टडी स्टेट यानी फाइनल स्टेट में जाने के बाद सिर्फ क्या चेक करते हैं? तो गैस ध्यान रखना, स्टडी स्टेट में सिर्फ एसएस यानी स्टडी स्टेट में सिर्फ हम लोग एरर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं गैस? एरर। बताओ एरर भी सिस्टम में कम से कम होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा? ऑफ कोर्स गैस कम से कम होनी चाहिए। तो गैस बताओ हम लोग सेकंड चैप्टर में हमारे दो एनालिसिस करेंगे, हमारे ट्रांसफर फंक्शन को अलग अलग टाइप के इनपुट देंगे और हमारा आउटपुट यानी कि रेस्पॉन्स चेक करेंगे, और इस रेस्पॉन्स का एनालिसिस करेंगे टाइम डोमेन में। रेस्पॉन्स का मतलब है जैसे मैं हमारे सीलिंग फैन को जैसे इनपुट देता हूं, वही जैसे हम लोग यहाँ इनपुट दे रहे हैं, सीलिंग फैन को जैसे इनपुट दिया, स्विच ऑन किया गया तो सीलिंग फैन रोटेट करेगा, तो सबसे पहले ट्रांजिएंट स्टेट में जाएगा, फिर स्टडी स्टेट में। ट्रांजिएंट स्टेट में हम लोग टाइम पीरियड से रिलेटेड चीजें देखते हैं, और स्टडी स्टेट यानी फाइनल कंडीशन में गाइस हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना, आपके ट्रांजिएंट के भी सारे कंपोनेंट मिनिमम होने चाहिए और एरर भी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर आता है। चैप्टर 2 पढ़ने के बाद अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 इज देयर। ध्यान से समझना गाइस, अगर हमारे सेकंड चैप्टर में स्टडी की हुई ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस में हम लोगों को सारे टीआर, टीपी, टीएस, एमपी यानी सारे टाइम पीरियड कम मिलते हैं और एरर कम मिलती है, तब तो आपको थर्ड वाला चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं इसको आप लोगों को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है। बट मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा आइडियल सिस्टम हो सकता है जिसमें सारी चीजें पहले से बेहतर आ जाए? नहीं गाइस, आपका इनमें से कोई ना कोई कंपोनेंट आपको इंक्रीज करते हुए मिलेगा, और अगर एक भी कंपोनेंट इंक्रीज हुआ तो वो आपकी ट्रांजिएंट या स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तब आप लोग क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए 3 इडियट्स मूवी चल रही है, अब उसने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, जोए ने, मिस्टर जोए ने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, बट उसमें दिक्कत ये था कि समझ ही नहीं आ रहा था उसको करें क्या, यानी उसको उड़ाना है, उसमें कैमरा लगाना है, वो सब किसने किया? रेंचो ने किया। तो गाइस बताओ, उस सिस्टम को जब उसने अपने प्रोफेसर को दिखाया तो बोला ये क्या क्या बनाया है, ये फेंको इसे, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा इसको। तो बताओ जोए ने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, बट उसके अंदर कुछ चीजों का कमी होने की वजह से वो उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाया और उसने उसे डस्टबिन में डाल दिया, एंड गिटार लेके गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज, और लटक गया भाई साहब। और हमारा रैंचो जो कि एक्चुअल इंजीनियर की पहचान होती है, उसने क्या किया कि यार ये सिस्टम जो है तो है, एक काम करता हूं इसमें जुगाड़ लगाता हूं। तो उसने जुगाड़ के तौर पर कैमरा लगाया, उसमें कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि वो उड़ने भी लगा, है ना। तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उसमें स्पेसिफिकली कैमरा लगाया जो आप लोगों का सेंस कर देख सकता था एंड ऑल, यानी उसने उसमें जुगाड़ किया। तो गैस आप लोगों का जो तीसरा चैप्टर है वो कोई और नहीं गैस, जुगाड़ ही है कि अगर आपकी ट्रांजिएंट या स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को जब आप लोग यहाँ चेक करते हो और अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है, तो इन दोनों परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए गैस हम लोग तीसरा चैप्टर जुगाड़ के तौर पर पढ़ते हैं, और उसे कहते हैं, उस जुगाड़ को कहते हैं गैस कंट्रोलर। यानी कंट्रोलर का काम क्या है? कंट्रोलर का काम है किसी भी सिस्टम की ट्रांजिएंट या स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। यानी कि कंट्रोलर में हम लोग बेसिकली देखें तो गाइस, कंट्रोलर में हम लोग यहाँ पर 3 बेसिक कंट्रोलर पढ़ेंगे। पहले तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर, फिर इनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे।
तो ध्यान रखना गाइस, कॉम्बिनेशन में हमारे पास आएगा जब प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव, यानी पीडी कंट्रोलर हम लोग इसको कह देते हैं। प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव कंट्रोलर मिलकर गाइस आप लोगों का प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव कंट्रोलर मिलकर आपस में बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखना गाइस, ये मेनली आपकी ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बनाया जाएगा। ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बनाया जाता है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि आप लोगों का ये दोनों परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। गाइस ध्यान रखना, पहले तो हम बेसिक पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव, इंटीग्रल अलग अलग, फिर इनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो गाइस इसमें जो पीडी कंट्रोलर आएगा, कौन सा गाइस, पीडी कंट्रोलर, ये गाइस ध्यान रखना आपकी कौन सी वाली परफॉर्मेंस को गाइस, ये आप लोगों की ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगा, है ना। कौन सी वाली, ट्रांजिएंट। तो गाइस ध्यान रखना, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट कौन है, पीडी कंट्रोलर, यानी प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट गाइस आप लोगों का ध्यान रखना, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीआई कंट्रोलर, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन। तो गाइस ध्यान रखना, जहां पर इंटीग्रल आ जाएगा वहां पर आप लोगों का स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के काम आएगा। तो ध्यान रखना गाइस, ये आप लोगों की सेकंड वाली परफॉर्मेंस यानी स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। हियर इट इज, हियर इट इज, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। इसके अलावा गाइस अगर हम तीनों का कॉम्बिनेशन बना दे, तीनों का मतलब PID, तीनों का कॉम्बिनेशन बना दे गाइस, तो ध्यान रखना ये आप लोगों का बोथ ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट दोनों परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा। बोथ ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट दोनों को इंप्रूव कर देगा। हियर इट इज, हियर इट इज। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, दोनों परफॉर्मेंस इंप्रूव। तो ज्यादातर जगह गाइस हमको तो दोनों परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी रहती है, इसलिए मोस्टली गाइस हम लोग PID कंट्रोलर को मोस्टली प्रीफर करते हैं। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ये हो गया जुगाड़ आपका, जो सेकंड चैप्टर में आपने परफॉर्मेंस, देखो सब चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले चैप्टर में आपने ट्रांसफर फंक्शन निकाला, सिस्टम को हम इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट लेते हैं, दोनों का रेशो करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को यानी सिस्टम को अलग अलग टाइप के इनपुट दोगे तो आउटपुट का अंदर रेस्पॉन्स निकलेगा, उन रेस्पॉन्स का एनालिसिस करना है। इन एनालिसिस में यानी ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस में कोई कमी है तो उसको हम लोग कंट्रोलर के थ्रू इंप्रूव करते हैं। ठीक है, अब बताओ, आप लोगों ने मान लो अपनी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर ली, यानी कि आप लोगों ने कोई ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत थी तो आप लोगों ने कंट्रोलर लगा के इंप्रूव कर लिया। अब तो पूरा सिस्टम एकदम बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। अब लास्ट गाइस फाइनली सिस्टम में सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक की जाती है, जो हमारे क्लोज लूप सिस्टम की सबसे बड़ी कमी भी है, वो है स्टेबिलिटी। क्लोज लूप सिस्टम में एक ही तो सबसे बड़ी कमी थी, क्लोज लूप सिस्टम लेस स्टेबल। तो गाइस हम लोग लेस स्टेबल की वजह से हम लोग जो हमारा चौथा चैप्टर पढ़ेंगे गाइस, मैंने आपको पहले ही कहा था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस कोई और नहीं, कौन होने वाला है, स्टेबिलिटी। सो इन द लास्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी, सिस्टम कितना स्टेबल है या नहीं है। तो गाइस सबसे आखिरी में जब पूरा सिस्टम अच्छे से बना लिया जाता है, डिजाइन कर लिया जाता है, उसकी सारी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ली जाती है, फाइनली उसकी चेक की जाती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए गाइस हम लोग यहाँ पर दो मेथड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज नॉन एज राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, जिसको आप लोग शॉर्ट में RH क्राइटेरिया भी कह देते हैं। हियर इट इज, हियर इट इज। तो इसे शॉर्ट में गाइस आप लोग RH क्राइटेरिया भी कह देते हैं। तो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, ये स्टेबिलिटी निकालने का हमारा पहला मेथड होगा। स्टेबिलिटी निकालने का गाइस हम लोग एक और मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है रूट लोकस मेथड। रूट लोकस। सर दोनों मेथड में अंतर क्या है? तो ध्यान रखना गाइस, हम लोग स्टेबिलिटी दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक हमारा मैथमेटिकल अप्रोच होगा और एक ग्राफिकल अप्रोच होगा। तो हमारा जो मैथमेटिकल अप्रोच है यानी मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे वो गाइस हमारा RH क्राइटेरिया होगा। ध्यान रखना गाइस, दोनों पर्टिकुलर अप्रोच में मेन डिफरेंस क्या है कि ये तो हमारी मैथमेटिकल अप्रोच होगी गाइस, ये हमारा स्टेबिलिटी निकालने का मैथमेटिकल अप्रोच है। हियर इट इज, हियर इट इज। ये हमारा मैथमेटिकल अप्रोच है। हियर इट इज, हियर इट इज। और सर सेकंड वाला, सेकंड गाइस आप लोगों के पास ये जो रूट लोकस है गाइस, ध्यान रखना दिस इज अवर ग्राफिकल अप्रोच, ये हमारी ग्राफ बनाकर हम लोग इसको स्टडी करेंगे। सो दिस इज अ ग्राफिकल अप्रोच टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी, या हमारा स्टेबिलिटी पता करने का ग्राफिकल अप्रोच है। हियर इट इज, हियर इट इज। दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, आप लोगों के पास दो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, एक आपका राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया और एक आप लोगों का रूट लोकस। रूट लोकस आपका ग्राफिकल अप्रोच है और ये मैथमेटिकल अप्रोच होगा स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने का। हियर इट इज, हियर इट इज। चलो फाइनली गाइस, ये आपने जो चार चैप्टर पढ़े गाइस, यही पहले आप लोगों के मैं बात करूं तो यही चार सिस्टम, ये चार चैप्टर गाइस आप लोगों का, फिर पहले सिस्टम बना लिया, फिर उसमें अलग अलग इनपुट देकर आउटपुट चेक कर लिया, आउटपुट में अगर कोई दिक्कत है ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट में तो कंट्रोलर से इंप्रूव कर लिया, और चौथा चैप्टर के तौर पर फाइनली उसकी स्टेबिलिटी चेक करी। तो गाइस ये चार चैप्टर ही पहले AJ में पूछे जाते थे 2014 से पहले, जब तक मेट्रो नहीं आई थी। 2014 के बाद जब मेट्रो, सिर्फ तब तक दिल्ली में मेनली मेट्रो थी जो सबसे मेन मेट्रो चल रही थी, बट दिल्ली के बाद जब दूसरी जगह मेट्रो शुरू हुई तो गाइस फिर बाकी चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी 2014 के बाद आपका मॉसफेट और IGBT का प्रचलन ज्यादा बढ़ा, तब इन चार चैप्टर के बाद भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। गाइस बताओ 2014 तक मेनली चार चैप्टर से ही मोस्टली जो क्वेश्चन आते थे उन चार चैप्टर से आते थे किसी भी AJ एग्जाम में। तो गाइस बताओ इन चार चैप्टर को अगर मैं बात करूं तो गाइस ध्यान रखना है, चारों चैप्टर अभी तक आपके चल रहे हैं टाइम डोमेन में। किसमें चल रहे हैं गाइस? दीज आर इन टाइम डोमेन, ये सब अभी टाइम डोमेन में है।
चैप्टर नंबर 5 का गाइस इंट्रोडक्शन हुआ जब फ्रीक्वेंसी डोमेन का हमारे पास प्रचलन हुआ, यानी 2014 के बाद गाइस मॉसफेट और आईजीबीटी आए जिनका फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में था, काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे। तब आपके 5वें चैप्टर से क्वेश्चन आना शुरू हुए मोस्टली 2014 के बाद, एंड दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो गाइस बताओ, अभी तक तो हमारे पास टाइम डोमेन एनालिसिस में चल रही थी सारी बातें, है ना? ये टाइम रिस्पांस एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस। अब आई है आपकी बात फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन गाइस आप लोगों का, जहां पर आप लोगों का फ्रीक्वेंसी हाई होता है वहां पर हम लोग जनरली यूज करते हैं, यानी मॉसफेट आईजीबीटी के एप्लीकेशंस में मोस्टली यूज होता है। इस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस में गाइस हम लोग दो तरह के मेथड पढ़ते हैं। जैसे यहाँ हम लोग स्टेबिलिटी हमारा सबसे मेन चैप्टर है गाइस, तो राउथ हर्विट्ज और रूट लोकस, वैसे ही गाइस फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एनालिसिस करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स का हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करते हैं। वी विल टॉक अबाउट द मेन रीजन जो हम लोग चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ हम दो अप्रोच यूज करते हैं गाइस, वही जैसे इसमें मैथमेटिकल अप्रोच हमारी आरएच क्राइटेरिया, इसमें मैथमेटिकल अप्रोच होती है बोर्डे प्लॉट। कौन गाइस? बोर्डे प्लॉट। तो आप लोग यहाँ हमारे पास बात करेंगे इस वाले में हमारे बोर्डे प्लॉट पर। तो बेटा बताओ बोर्डे प्लॉट हमारा कैसा अप्रोच है? सो जस्ट रिमेंबर गाइस, दिस इज आवर मैथमेटिकल अप्रोच इज देयर, mathematical approach is there. Here it is, here it is. So just remember guys, this is our mathematical approach will be there. तो जो काम हमारा वहां पर कौन टाइम डोमेन में राउथ हर्विट्ज कर रहे हैं मैथमेटिकल अप्रोच, वो हमारा यहाँ पर बॉडी प्लॉट करेगा। हियर इट इज, हियर इट इज। एंड द नेक्स्ट वन गाइस, ग्राफिकल अप्रोच के तौर पर हम लोग यहाँ पर पोलर प्लॉट बनाते हैं या फिर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पढ़ते हैं। कौन सा क्राइटेरिया? नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ध्यान रखना गाइस, यहाँ हम लोग पोलर प्लॉट तो हम लोग अंदर की बात है, अंदर पढ़ेंगे, बट मेन इसका नाम क्या है गाइस? दिस इज नॉन एज नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ये हमारा गाइस ग्राफिकल अप्रोच होगा हमारे पर्टिकुलर आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टडी के लिए, है ना? सो दिस इज अवर ग्राफिकल अप्रोच इज देयर। हियर इट इज, हियर इट इज। दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये पर्टिकुलर दो मेथड, यानी यहाँ तो राउथ हर्विट्ज और रूट लोकस, और यहाँ बोर्डे और नाइक्विस्ट हम लोग पढ़ने वाले। नाइक्विस्ट में हम लोग पोलर प्लॉट पे डिस्कशन करेंगे, दैट्स ओके। अब ध्यान से समझना गाइस, अगर आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कोई कमी आती है, यानी इन दोनों तरीके बोर्डे और नाइक्विस्ट बनाकर, यानी मैथमेटिकल और ग्राफिकल अप्रोच से जब आप लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में पूरा एनालिसिस करेंगे, तब इनमें भी अगर कोई कमी पाई जाती है, जैसे बताओ टाइम डोमेन में कोई कमी पाई जाती थी आपकी, तो आप लोग कंट्रोलर को यूज करते थे जुगाड़ के तौर पर। फ्रीक्वेंसी डोमेन में गाइस ध्यान रखना, इन दोनों पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, इन दोनों पर्टिकुलर मेथड से जब आप लोग अपने सिस्टम को स्टडी करते हो और अगर कोई कमी पाई जाती है, तो ध्यान रखना गाइस, फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी भी तरह की कमी को दूर करने के लिए गाइस हम लोग कंपनसेटर का यूज करते हैं। यानी कि टाइम डोमेन में जो काम गाइस आपके कंट्रोलर का होगा, टाइम डोमेन में जो कोई कमी का दूर करने का काम कंट्रोलर का होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में गाइस ध्यान रखना उस तरह की किसी भी कमी को दूर करने का काम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंट्रोलर की जगह कौन होता है गाइस? कंपनसेटर इज देयर। हियर इट इज, हियर इट इज। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, ये आप लोगों की पहली बात, तो ये दोनों चैप्टर गाइस आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए है ना? तो बेटा बताओ, टाइम डोमेन में अगर कोई कमी पाई जाती है तो कंट्रोलर को यूज करेंगे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कोई कमी पाई जाती है तो हम लोग कंपनसेटर यूज करते हैं। तो इसका मतलब कंपनसेटर का मेन टास्क क्या है? वही फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपकी वही ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। जैसे यहाँ पर था, ध्यान रखना गाइस, कंपनसेटर हमारे पास हम लोग दो तरह के कंपनसेटर पढ़ेंगे, एक लीड और एक लैग। तो यहाँ हमारे पास गाइस पहला होगा, सपोज इट इज लीड कंपनसेटर इज देयर, बहुत बढ़िया। और दूसरा होगा गाइस हमारा लैग कंपनसेटर इज देयर। हियर इट इज, हियर इट इज, बहुत ही बढ़िया। लीड कंपनसेटर गाइस मोस्टली आप लोगों का वही ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के काम आएगा, है ना? सो ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इंप्रूव इज देयर। हियर इट इज, हियर इट इज। करना वही है, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस वहां टाइम रेस्पॉन्स में हो रही थी, यहाँ पर टाइम डोमेन में हो रही थी या फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रही है। हियर इट इज, हियर इट इज। तो गाइस आपकी ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए तो लीड कंपनसेटर बेस्ट है, और लैग गाइस आप लोगों का ऑफ कोर्स आप लोगों को क्लियर होगा किसके लिए हो जाएगा, वो स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस के लिए। So just remember guys, it is for steady state performance improvement. Here it is, here it is. तो steady state performance को improve करने के लिए हमारे पास this is lag compensator is there. Here it is, here it is. I think this should be very clear to you. तो बेटा बताओ, हमारे 4 चैप्टर तो टाइम डोमेन में एनालिसिस के लिए है और बाकी के 2 चैप्टर आप लोगों के फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए है। तो ये है हमारे मेन चैप्टर। अब इन 6 चैप्टर का ध्यान से समझना है, जैसा कि सबसे एक दूसरे से कोरिलेट है। 4 चैप्टर अलग हैं, फिर उसके बाद 2 चैप्टर फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ध्यान से गाइस, ये पूरे जो 6 के 6 चैप्टर है, इनमें कॉमन चीज क्या है? तो गाइस इन पूरे 6 के 6 चैप्टर, जिसमें से 4 टाइम डोमेन के और 2 फ्रीक्वेंसी डोमेन में, गाइस ये सारे के सारे सिस्टम, यानी ये पूरे 6 के 6 चैप्टर गाइस ध्यान रखना एक कॉमन स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। एंड दैट कॉमन स्ट्रेटजी इज व्हाट गाइस? ये सब SISO सिस्टम है। SISO, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, यानी एक बार में एक इनपुट लेना और एक आउटपुट इनसे लेना है। दिस इज कॉल्ड SISO सिस्टम। तो ध्यान रखना गाइस, ये SISO पर काम करेंगे। एंड
इनके लिए गाइस मस्ट कंडीशन है कि इनका इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए। जस्ट रिमेंबर गाइस ना, इनिशियल कंडीशन 0 होने का मतलब मैंने पहले बता दिया, जो कि ट्रांसफर फंक्शन की मस्ट कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए, यानी आपका कॉजल एलटीआई सिस्टम विल बी देयर। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, आपका सीसो यानी कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट और इनिशियल कंडीशन मस्ट बी 0 फॉर दीस टू टोटल 6 चैप्टर्स आर देयर। तो गाइस बताओ 6 के 6 चैप्टर की मेन खूबी क्या है? तो गाइस टोटल के टोटल 6 चैप्टर जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात किए हैं, गाइस ध्यान रखना है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम पर काम करेंगे और आप लोगों का इनिशियल कंडीशन। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का मतलब है सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओगे एक तरह से, यानी अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा इनपुट आ जाते हैं तो एक बार में एक इनपुट को दोगे, बाकी सबको 0 मान लोगे, यानी एक बार में एक इनपुट और एक आउटपुट को कंसीडर करेंगे, बाकी सबको 0, फिर दूसरे इनपुट और दूसरे आउटपुट को लेंगे, फिर बाकी सबको 0, यानी एक बार में आप एक इनपुट और एक आउटपुट को सॉल्व कर सकते हैं। इसे सीसो सिस्टम कहते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। बट इन 6 चैप्टर से अलग गाइस आप लोगों का 7वां चैप्टर जो कि सबसे आखिरी चैप्टर है, ये बनाया गया गाइस, एंड दिस इज नोन एज स्टेट स्पेस एनालिसिस। ये 7वां चैप्टर यानी सबसे आखिरी चैप्टर गाइस ध्यान रखना, उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि आगे के लिए छोड़ दिया जाता है कि आगे की रिसर्च के लिए, दैट इज इसके आगे आप लोग मास्टर्स पढ़ते हो। ध्यान रखना गाइस, इस 7वें चैप्टर की गाइस खूबी क्या है कि पहली बात तो इसमें गाइस इनिशियल कंडीशन 0 हो ये जरूरी नहीं है, यानी यहाँ आप लोग इनिशियल कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 वाला केस भी सॉल्व करेंगे। हियर इट इज। और दूसरा गाइस ध्यान रखना है ये SISO पर नहीं गाइस, ये MIMO पर यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम पे काम करता है। हियर इट इज, यानी ये MIMO सिस्टम पे भी काम करता है। तो गाइस ध्यान रखना, वो जो वहां पर लिमिटेशन थी कि SISO एंड सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट इनिशियल कंडीशन शुड बी 0, गाइस वो सारी लिमिटेशंस यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगी हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। हियर इट इज, सो जस्ट रिमेंबर, हियर इट इज। सो चैप्टर नंबर 7 में गाइस आप लोगों के पास ये सब स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ेंगे क्या? तो गाइस इसमें तो फिर अंदर डीपली हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। स्पेसिफिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द 7th चैप्टर। पहले बताएं आप लोगों के 6 चैप्टर, जिसमें 4 चैप्टर टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और ये पूरे 6 जिसमें 2 कंडीशन सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट इनिशियल कंडीशन 0, और ये 7 चैप्टर आई थिंक चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन क्लियर है क्या? देन वी विल गो फॉर द फर्स्ट चैप्टर। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफर फंक्शन। पता है चैप्टर का बखान क्लियर है? बोर्ड पर जितनी चीजें लिखी ना गाइस, 1-2 क्वेश्चन तो आपको इसी में से मिल जाते हैं AJE के एग्जाम में, है ना? पावर सिस्टम मशीन से भी ज्यादा दिख रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कंट्रोल सिस्टम जाएगा लगभग वैसे नॉर्मली मैं बताऊं तो नॉर्मली जाता है 60 घंटे, है ना, बट एप्लीकेशन मेरी है, सब्जेक्ट मेरा है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, तो मैं इसे 60 घंटे तो नहीं, 75 घंटे तो आराम से जाएगा ये, है ना। 75 आवर्स तो जाएगा ये, है ना। वॉइस लो आ रही है, ऐसा मत कहो यार हीराज जी, क्लास में लेट आए आप, हैं? पहले बोल देते यार, मैं तो बच्चों से पूछता रहता हूँ। बाकी बच्चे बताओ भाई, वॉइस का कोई इशू है क्या? मैं तो सबसे पहले आते ही यही पूछता हूँ कि भैया वॉइस तो सही आ रही है ना, है? वॉइस एंड पिक्चर। और हिराज जी यार लेट आ रहे हो, बड़ी गलत बात है यार, है? कल ही तो बात हुई है आपसे, सही आ रही है ना? ठीक है, दैट्स ओके। सो गाइज मेरे ख्याल से आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है ना, दैट्स ओके। सो आज हम लोगों ने गाइज हमारा कंट्रोल सिस्टम शुरू किया, तो मैंने आज आते ही आप लोगों को पहले तो ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम की पूरी व्याख्या बखान की, है ना, कि किस तरह से 2 सिस्टम काम करते हैं, किस तरह से इनपुट और आउटपुट का रिपीटेड ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, जिससे आप लोगों का एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाता है, एरर को कम किया जाता है ना। सेकंड, मैंने आप लोगों के ओपन लूप और क्लोज लूप में मेन कंपैरिजन लिखा है, तो मैंने क्लोज लूप की सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा दी जो ओपन लूप के कंपैरिजन में है आप लोगों के, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्लोज लूप ओपन लूप में कंपैरिजन का गाइस इस नाम से आएगा, मैंने सीधा क्वेश्चन लिख दिया है ना, क्या द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम डिफाइंस व्हाट। तो गाइस ये सारी चीजें आप लोगों का इंक्रीज या डिक्रीज करती है। हियर इट इज। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये पर्टिकुलर पूरा कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस है गाइस, जो हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब मुझे बताओ कि शुरू कर दें या फिर कल से शुरू करें? फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे गाइस, चैप्टर नंबर 1, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो कल से शुरू कर लें, ठीक है ना? क्लियर है? तो चलिए गाइस कल से शुरू करते हैं। हम हमारा पहला चैप्टर ट्रांसफर फंक्शन कल से करेंगे, और इसमें ये 3 मेथड पढ़ने हैं। तो ब्लॉक डायग्राम कल हो जाएगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ में 2 दिन लगेंगे, और मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी 2 दिन लगेंगे, यानी 5 से 6 दिन आप लोगों का पर्टिकुलरली फर्स्ट चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं गाइस, सेम टाइमिंग पे मिलते हैं आप लोगों का 8 o'clock। ओके गाइस, थैंक यू।